हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को एसपीओएम सेट बी में क्या रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो मैं बताने वाला हूं। आप इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को कर लोगे तो मिनिमम मेरे हिसाब से मिनिमम 15 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में इसी वीडियो से दिखेगा। मिनिमम 15 क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन। मोर अगर उससे ज्यादा का बात करें तो किसी का 20 क्वेश्चन, किसी का 25 क्वेश्चन मैच कर सकता है, मगर मिनिमम 15 मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मिनिमम 15 फंसेगा। ठीक है, अगर किसी का उससे थोड़ा कम मैच करे तो ये समझ लेना कि इंस्टीट्यूट के पास जो 200-250 टोटल केस स्टडी है एज पर माय एक्सपेक्टेशन, उसमें से इंस्टीट्यूट 50 पिक करके सभी स्टूडेंट को दे रहा है ऑल ओवर इंडिया में जहां भी एग्जाम हो रहा है, या इंडिया के बाहर भी जहां पर उन्होंने एसपीओएम का एग्जाम लिया है वहां पर यही सेम क्वेश्चन उनसे बार बार पूछा जा रहा है। अगर किसी का नहीं निकल रहा है एग्जाम और वो अगली बार एग्जाम दे रहा है या दे रही है तो उनको भी काफी सारा क्वेश्चन पिछले ही बार जो वो एग्जाम दिए थे जब नहीं निकला था उसका ही कॉपी पेस्ट मिल रहा है। ओके, यानी इंस्टीट्यूट के पास जो टोटल 250 या 200 के आसपास जो केस स्टडी है उसी में से 50 केस स्टडी या 50 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पिक करके सभी के स्क्रीन पे शो करता है और भाई इसको सॉल्व करो। ओके, तो उसी एग्जाम में पूछे जाने वाले यानी सेट ए का जैसे मैंने रिपीटेड क्वेश्चन वीडियो डाला था, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसमें इतने सारे लोगों ने उसके अंदर कमेंट किया, लाइक किया एंड इतना सारा उसका व्यू है। उन लोगों का ये कहना है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन उसमें बताए हैं मिनिमम 10, मिनिमम 15, मिनिमम 20 ये उन्होंने बताया कि मैच किया है। ओके, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा रिपीटेड क्वेश्चन वीडियो का। सेम वैसा ही सेट बी का ये इस वीडियो में हम आपको रिपीटेड क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब ये वीडियो इतना लेट लाने का सबसे पहला रीजन है कि ये जो क्वेश्चन है ये कोई एग्जाम दे के आ रहा है, सेट ए का दिया या सेट बी का दिया, मेरे को कॉल किया या व्हाट्सएप पे बताया कि उसका क्लियर हो गया सेट बी। तो अब अगर मेरा उनसे अच्छा टच है और बात होता है तो हम उनसे जनरली पूछे कि किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ही मैंने सेट ए का भी इकट्ठा किया था काफी सारा टॉपिक और उस पर मैंने वीडियो बनाया था जिसपे इतने सारे पॉजिटिव फीडबैक है कि एक्चुअली में मैच किया। तो वैसे ही सेट बी का, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि थ्योरी में क्या है कि कोई एक टॉपिक मिल गया तो एक्सप्लेन हम खुद से कर देंगे, मगर प्रैक्टिकल में एग्जैक्ट उतने बड़े प्रैक्टिकल सम्स में से किस पार्ट से पूछा गया था इसको मतलब इकट्ठा करने में, गैदर करने में थोड़ा सा समय लग गया। मगर इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे वो सभी हमारे जो जान पहचान वाले हैं। किसी ने एक टॉपिक बताया, किसी ने 2 टॉपिक बताया, किसी ने 4 टॉपिक बताया। और उस मतलब अगर हम किसी से पूछ रहे कि क्या पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जेड स्कोर पे आया था, उसके फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया था। ओके, तो अब जेड स्कोर पे उसके फॉर्मूला पे क्या क्वेश्चन आया था, उन्होंने बोला x1 x2 x3 x4 किसको किसको बोलते हैं, बस इतना बोल करके वो चुप हो गए। बाकी उसके ऊपर रिसर्च करना कि जेड स्कोर का क्या फॉर्मूला है, प्लस वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कहां पे है, प्लस उसके x1 को क्या बोलते हैं, x2 को क्या बोलते हैं, x3 को क्या बोलते हैं। कहने का मतलब है कि किसी से मेरे को टॉपिक पता चल गया या किसी से कोई सम्स पता चल गया क्योंकि वो प्रैक्टिस करके गए थे, क्योंकि मैंने एसपीओएम सेट बी का एक 100 मार्क्स का जो है मतलब इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, अगर उसको कोई फुल सिलेबस करके जाना चाहे तो उसमें उसको क्या क्या क्वेश्चन करके जाना चाहिए, इसका वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है बहुत पहले सेट बी के लिए। मगर ये जो वीडियो है ये रिपीटेड क्वेश्चन वीडियो है। तो जो उस वीडियो को देख के गए और वो जो है आफ्टर एग्जाम मेरे को आके बताया कि आपने उस वीडियो में जो मार्क कराया था ये आया था। ओके, तो ऐसे करके इकट्ठा करके किसी ने कोई टॉपिक बताया और उस पर एक्सप्लेनेशन और उसको और डिटेल में जाना, इस पर मैंने हार्डवर्क किया है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मतलब आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग सेट बी का भी मेरे को बोल रहे थे कि ऐसा कुछ लाने के लिए। इस वीडियो में जो बताएंगे उसको आप एक बार अच्छे से सुन लेना। अब आप बोलोगे कि इसका कोई पीडीएफ है क्या, तो पीडीएफ नहीं है। जो आपको अभी स्क्रीन पे शो कर रहा है चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 14, इसमें हम बहुत कम मार्क करेंगे। मेन वही है जो हम अपने मुंह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पीडीएफ अवेलेबल नहीं है बिकॉज किसी ने मुझे मान लो किसी ने मुझे आज बताया, किसी ने मुझे परसों बताया, किसी ने मुझे 10 दिन पहले बताया, तो उसको कहीं ना कहीं लूज सीट में हम नोट करते गए और फिर उसी को एक सिंपल पेपर में लिख के सिंपल टॉपिक और उसी को हम यहाँ वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मगर ये समझ लेना कि जो हम आपको बताएंगे वो एक्चुअली में एग्जाम में आ रहा क्वेश्चन ही हम आपको बताएंगे और कुछ लेफ्ट राइट नहीं बताएंगे। ओके, थोड़ा सा और जनरल इंस्ट्रक्शन हम आपको दे देते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, जो कि आपको वीडियो देखने से पहले जान लेना चाहिए। आपको टोटल 50 एमसीक्यू मिलेगा जिसमें किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी को टिक करना। जितना इसमें से मैच करेगा इस वीडियो में से उसको तो पहले टिक कर लेना, बाकी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगेगा उसको टिक करना। जनरली बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 50 मार्क्स आराम से आ जा रहा है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना पड़ रहा है। टाइम देना है तो पेपर 1 टू पेपर 5 में दो, प्लस उसके बाद आईबीएस में दो। मगर ये कॉस्ट जो सेट बी है या सेट ए में है, इसमें आपको कंटेंट अगर अच्छे से पता है तो वो आपको मतलब आईबीएस में हेल्प कर देगा। मगर इसके एग्जाम को निकालने के लिए इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। उसके बाद एग्जाम में जब बैठना तो जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगेगा क्वेश्चन को पढ़ के, जो यहां से मैच नहीं किया रहेगा इस वीडियो से, उसको टिक करना। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको टोटल जो है वो 180 मतलब टोटल 3 घंटा दिया जाएगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन को टिक मारना रहेगा। सारा ही क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी के ऊपर में रहेगा। इंस्टीट्यूट एक जो है बड़ा बड़ा केस स्टडी दिया रहेगा और उसको सॉल्व करके आप मतलब मान के चलो ना 50 मार्क्स 50 टू 60 मार्क्स तक का आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखेगा। यानी मिनिमम 50 मार्क्स तक का आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखेगा और बाकी का 50 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा। और जो इस वीडियो से मैच करेगा उसको तुरंत टिक कर लेना। जो नहीं मैच करेगा उसके लिए क्या करना आप कि आप उसके लिए जो आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए उसको टिक करना। ओके, मैक्सिमम चांस है कि आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो से तो मैच करेगा ही, मिनिमम 15 या मिनिमम 10 जरूर मैच करेगा। और हाँ,
एक और बात आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो में बताए गए मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच करेगा और आप पास हो जाओगे तो प्लीज आफ्टर एग्जाम आप इस वीडियो के कमेंट में ये लिख देना कि हाँ हम पास हो गए और इतना मार्क्स मेरे को मिला है, ताकि जो आपके बाद इस वीडियो को देखें उनके लिए ये हेल्प हो जाए और वो तुरंत इजीली रिलाई करें कि हाँ इस वीडियो से आता है। ओके, ऐसा है कि जो पास होते हैं अगर वो बताते हैं तो ज्यादा विश्वास माना जाता है। ओके, हम कितना भी बोल रहे हैं मगर आप पास होकर के आप लाइव जो है वहां पे कमेंट कर देना कि हाँ हम पास हुए हैं, तो वो ज्यादा सच लगेगा। ओके, चलो, अगर आप पास हो जाओ तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर देना। सी और डी का भी जो ये है रिपीटेड क्वेश्चन है उस पर हम वर्क कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जिनका भी बी नहीं निकला है या जिनका ए नहीं निकला है उनके साथ वीडियो शेयर कर देना। सेट ए का मैंने रिपीटेड क्वेश्चन वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ और ये सेट बी का है, तो उनके साथ वीडियो शेयर कर देना ताकि थोड़ा सा उनका भला हो जाए। ओके, उस वीडियो को देख करके उनका 500 रुपया जो हर एक एग्जाम का लग रहा है तो उनको थोड़ा सा मतलब पैसा भी बचत हो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो वीडियो रेफर कर देना। प्लस सी डी या हम लोग सीए फाइनल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। ओके, एग्जाम में आने का मिनिमम 60% गारंटीड रहता है और उससे बहुत ज्यादा आता है, किसी सब्जेक्ट में 90%, किसी में 100%, किसी में 80%, किसी में 70% के आसपास मैच करता है। तो और उसमें एफआर जो है, एफआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कि जब भी आप फ्यूचर में एग्जाम दोगे, मान लो मई 25 या नवंबर 25 या कभी भी एग्जाम दोगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कि जो फ्री वाला वीडियो है एटलीस्ट आप वो देखो, आप उससे मतलब एफआर से अगर आप कन्विंस हुए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो बाकी एएफएम ऑडिट डीटी आईडीटी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। वो भी वो सारा सब्जेक्ट जो है वो चार्जेबल है, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, मिनिमम है, मगर उससे आपका सीए फाइनल का नैया भी पार लग जाएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को सेव करके मतलब सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर से आप मेरे कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, जिससे क्या है कि आपको कोई अपडेट चाहिए या आपका कोई मतलब आपका कहीं पे मोटिवेशन लैक कर रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या किस सम्स को कैसे करें, या सीए से रिलेटेड कोई भी डिसीजन या कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है और आपको चाहिए, तो आप मेरे से ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग गाइड, मेंटरशिप या डाउट बताना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ चार्जेबल है, बाकी सारा कुछ हम लोग फ्री में करते हैं। ओके, चलो चलो, इस वीडियो के अलावा आप इंस्टीट्यूट के साइट पे आपको एमटीपी दिखेगा सेट बी का, आप वो भी कर सकते हो ताकि आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ। ओके, चलो हम आपको आगे बताते हैं कुछ और। अगर मुझे बताना हो, आप एडमिट कार्ड जो है ना, जब एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दोगे इसका सेट बी का, तो एडमिट कार्ड प्रिंट करके एडमिट कार्ड लेके चले जाना, और या तो ओरिजिनल आधार कार्ड, और ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास नहीं हो तो आप डिजी लॉकर का जो फोन में ऐप है, मतलब प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करके अपना फोन नंबर डाल के आप उसमें लॉग इन करके रखना। आप डिजी लॉकर से भी दिखाओगे आधार कार्ड तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद टोटल 50 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच है, ये मैंने आपको बता दिया। पासिंग मार्क्स 50 है, मिनिमम 50 नंबर लाना पड़ेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हम लोग जो है वो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं फॉर सीए, इंटर, फाउंडेशन, फाइनल, सीएमए, सीएस, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं गारंटीड कि एग्जाम में मिनिमम 60% के साथ मैच करेगा। आपके फैमिली में कोई सीए इंटर में या सीए फाउंडेशन में होंगे, या आप सीए फाइनल का भी जो एग्जाम दोगे, तो आप उसके लिए हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत ज्यादा वर्क करेगा। ओके, चलिए ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है ना वो सेट ए के रिपीटेड क्वेश्चन वीडियो के लिए अगर आपका नहीं क्लियर हुआ है तो आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, और क्लियर हो गया तो अपने फ्रेंड जोन में जहां भी आपका बात हो आप उनको बता देना, क्योंकि एक तरह से उनका भला करना हुआ, वो उनका कम समय में जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। ओके, उसके बाद जो है वो ये मैंने आपको बता दिया, ये सब मैंने आपको बता दिया। हाँ देखो, सीए फाइनल के किसी भी अपडेट के लिए, क्योंकि मई 25 में थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल चेंज हुआ है, तो अपडेट उसमें क्या चेंजेस है, प्लस इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मई 25 के लिए, ये सारा कुछ मैंने अपने उस वीडियो में बताया हुआ जो मई 25 के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है। ओके, तो आप एफआर का जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उसको देख करके, या एएफएम का मैंने फॉरेक्स चैप्टर तक, चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर चैप्टर जो कैपिटल बजटिंग है, स्टार्टिंग का चैप्टर नंबर 3 है वो, वहां से लेकर के चैप्टर 10 तक का सारा रिवीजन वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। उसमें आईसीआई का स्टडी मटेरियल का सारा सम्स करवाया हुआ है। ओके, सिमिलरली जो ये है आपका एफआर है, उसमें भी मॉड 1 का मैंने सारा क्वेश्चन करवा करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। आप अगर फ्यूचर में जब आप सीए फाइनल का एग्जाम दोगे और आपको स्टडी मटेरियल का किसी भी सम्स में आपको डाउट हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके उस वीडियो को देख करके वो वाला पर्टिकुलर सम्स क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सारा इलस्ट्रेशन और सारे टेस्ट और नॉलेज के अंदर का सम्स क्लियर करवाया हुआ है। ओके, तो मतलब सारा को बताया हुआ, आप उसको देख करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम, फिर हम आपको सेट बी का इंपॉर्टेंट बताना जो एग्जाम में आ रहा है वो बताना शुरू कर देंगे। ओके ओके, तो चलो ये तो मैंने आपको बता दिया। और कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, कैलकुलेटर ले करके जाना, कैलकुलेटर और एडमिट कार्ड और आपका पेन। ओके, और देखो इस वीडियो में हम आपको जो भी आंसर बताएंगे उसमें मेरे को जो मेरे को जिनसे बात हुआ, जितने लोगों से बात हुआ कि ये पूछा गया, तो उन्होंने मुझे टॉपिक बताया, टॉपिक बताने के बाद क्या क्वेश्चन था ये भी थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ, ठीक है, मगर 4 ऑप्शन क्या क्या था ये मुझे नहीं पता है।
लेकिन उसमें से कौन सा एक ऑप्शन जो हम आपको भी वीडियो में बताएंगे वो जरूर आपको दिखेगा। ओके, जो करेक्ट वाला ऑप्शन है, यानी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन के बाद हम आपको उसके अंदर क्या करेक्ट वाला ऑप्शन आपको आपके एग्जाम में दिखेगा वो बताएंगे। तो बाकी का 3 ऑप्शन हम आपको नहीं बताएंगे, 4 ऑप्शन आपको आपके एग्जाम में दिखेगा, तो 3 ऑप्शन हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो उसमें करेक्ट वाला ऑप्शन है वो हम आपको बताएंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन हम बता देंगे, अच्छे से सुन लेना पूरे वीडियो में, और उसमें क्या करेक्ट वाला है उसको टिक कर लेना। ओके, मतलब उसको अपने दिमाग में रखना कि हम क्या करेक्ट वाला बोल रहे हैं। जब आप एग्जाम में बैठोगे और आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको वो करेक्ट वाला ऑप्शन जरूर दिखेगा कि उसमें जो हम आपको बोले रहेंगे इस वीडियो में वो आपको वहां दिखेगा। ओके, चलो उसके बाद जो है वो चलो हम आपको आगे बताना शुरू करते हैं। एक सेकंड रुको। तो चलो हम आपको बताना शुरू करते हैं, कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि जो चैप्टर नंबर 8 आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस चैप्टर नंबर 8 के पेज नंबर 35 में जब आप जाओगे, अभी आपको जाने का जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को देख लो, जो हम बोल रहे हैं वो अपने दिमाग में रखो, आपको आपके एग्जाम में बहुत काम आ जाएगा। ओके, तो आप पेज नंबर जब 35 में जाओगे, यानी 8.35 नंबर पेज में जाओगे, तो वहां आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये जेड स्कोर का फॉर्मूला आपको आपके एग्जाम में गिवन रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा। ओके, हाँ, अगर किसी साउथ इंडियन स्टूडेंट को हिंदी समझने में दिक्कत हो तो प्लीज मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना कि कौन से पार्ट में आपको समझ में नहीं आया, हम वो वाला पार्ट आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, प्लीज बताना, बिकॉज जो है आप भी जो है वो हमारे ही मतलब अपने भाई बहन के जैसे हैं, तो बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होना। ओके, चलिए, आपको जो यहां पर जेड स्कोर का फॉर्मूला दिख रहा है, जेड स्कोर का जो फॉर्मूला दिख रहा है, इस जेड स्कोर के फॉर्मूला में आपको दिख रहा है जेड स्कोर इक्वल टू 1.2 x1 प्लस 1.4 x2 प्लस 3.3 x3 प्लस 0.6 x4 प्लस 1.0 x5। तो यहां पर x1 x2 x3 x4 x5 आपको यूज हुआ है, ये दिखा है। ओके, अगर आपको दिखा है तो आप देखिए x1 को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये पहला एमसीक्यू रहेगा एग्जाम में, जेड स्कोर पे क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बोल रहा है कि देखिए ये जेड स्कोर का फॉर्मूला है, इसमें x1 किसको बोलते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन ये रहेगा कि x1 इक्वल टू वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आपको उसको टिक करना है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के याद रखना, एग्जाम में जब आएगा तो उसको टिक करके आना। ओके, दूसरा जो x2 है ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा, यानी देखो सिर्फ ये टिक कर दिया तो 2 मार्क्स आपको मिल गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि x2 किसको बोलते हैं, तो आप उसमें टिक करना रिटेन्ड अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्लीज टिक करना रिटेन्ड अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये दोनों अगर आपने सही टिक किया तो आपको मिलेगा 4 मार्क्स। ओके, तीसरा जो x3 है ना, इसमें आपको डायरेक्ट जो है x3 किसको बोलते हैं ये नहीं पूछा रहेगा, आपको बोलेगा कि x3 का वैल्यू कौन सा है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब आप बोलोगे कि x3 का मतलब क्या, एक आपको प्रैक्टिकल जैसा समझ दिया रहेगा जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल, ईबीआईटी, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है सब अमाउंट में दिया रहेगा। ओके, और उसके नीचे जेड स्कोर का फॉर्मूला ये होता है, ये भी गिवन रहेगा, और फिर आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला x1 किसको बोलते हैं, तो आपको टिक करना वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट्स। फिर आपको बोला जाएगा x2 किसको बोलते हैं, तो आपको टिक करना होगा रिटेन्ड अर्निंग डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। फिर आपको बोलेगा कि x3 निकाल के बताओ तो कितना होगा, तो 4 ऑप्शन फिगर्स में दिया रहेगा, फिगर्स में। ओके, तो उसमें आपको टिक करना है x3 का वैल्यू क्या बोलते हैं, x3 का वैल्यू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यानी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो आप बोलोगे क्या क्वेश्चन में ईबीआईटी अमाउंट में गिवन रहेगा, यस, आपको क्वेश्चन में ईबीआईटी अमाउंट में गिवन रहेगा और टोटल एसेट्स भी अमाउंट में गिवन रहेगा, तो जितना ईबीआईटी रहेगा क्वेश्चन में डिवाइड बाय टोटल एसेट्स कर देना। फॉर एग्जांपल ईबीआईटी रहेगा 20,000 और टोटल एसेट्स रहेगा 40,000, तो 20,000 डिवाइड बाय 40,000 इक्वल टू 0.5 होगा। ओके, तो ये मत समझ लेना कि 0.5 को टिक करना है, आपके एग्जाम में जो ईबीआईटी दिया रहेगा, आपके एग्जाम में जो टोटल एसेट्स दिया रहेगा, ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। x3 का वैल्यू आपको बोलेगा x3 निकाल के बताओ क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मान लो एक दिया रहेगा 0.5, 0.8, 0.9, ऐसे 4 ऑप्शन कुछ ना कुछ दिया रहेगा। उसमें अब आप जो फॉर्मूला कैलकुलेटर पे लगाओगे ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स और ईबीआईटी का अमाउंट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स का अमाउंट करोगे, जो करेक्ट आंसर होगा उसको टिक कर देना। ओके, जो आपका आएगा कैलकुलेटर में उसको टिक कर देना। ओके, उसके बाद चलिए, उसके बाद हम आपको अगला जो है ना वो क्वेश्चन बताते हैं। देखो हम आपको ऐसे ही अभी बताते हैं, थोड़ा सा आपको जो है अभी समझ में नहीं आएगा, मगर एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन दिखेगा, मैक्सिमम चांस है। एक क्वेश्चन आपको दिखेगा जिसमें आपको दिखेगा कि टी बियरिंग दिया हुआ, यानी मान लो कि 7,50,000 टी बियरिंग, तो 2,50,000 टी बियरिंग, यानी कैपिटल में टी और फिर बियरिंग, BEARING बियरिंग, तो सारा अमाउंट दिया हुआ, उसके सामने में आपको टी बियरिंग में फिगर दिया हुआ रहेगा। ओके, सारा अमाउंट दिया रहेगा और उसके सामने टी बियरिंग में फिगर दिया रहेगा, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया रहेगा, मतलब उसमें उसके ऊपर बेस्ड करके 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताओ रेकमेंड द प्राइस डिवीजन आर वुड हैव टू कोट डिवीजन एस इफ इट बिकम ग्रुप पॉलिसी टू कोट ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अज्यूम नो टारगेट रेसिडुअल इनकम। ओके,
यानी आपको चार में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना रहेगा, तो पहला ये क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें चार ऑप्शन जो दिया रहेगा ना, उसमें एक ऑप्शन रहेगा 3 लाख टी बियरिंग वुड ट्रांसफर एट 75.10 पर टी बियरिंग। तो देखो 3 लाख 3 लाख 3 लाख करके चारों ऑप्शन में दिया रहेगा, मगर जो 75.10 बोले हैं ना, वो किसी में 80 रहेगा, किसी में 90, किसी में 75 रहेगा। तो जिसमें 75.10 टी बियरिंग पर 75.10 पर टी बियरिंग रहेगा, उसको टिक कर देना। ओके, ये करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग इज करेक्ट। अब जो हम आपको ट्रांसफर प्राइसिंग वाला क्वेश्चन बोले हैं, यानी जो टी बियरिंग वाला क्वेश्चन आपको बोले हैं, उसी टी बियरिंग वाले क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया कि 3 लाख टी बियरिंग वुड ट्रांसफर एट 75.10 पर टी बियरिंग, इसको आपको टिक करना है। ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि दूसरा क्वेश्चन आपको रहेगा कि इवैल्यूएट विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग इज करेक्ट। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन के लिए आपके पास चार ऑप्शन दिया गया रहेगा। उस चार ऑप्शन में दो ऑप्शन करेक्ट है। आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, ए में ये है, बी में ये है, सी में ये है, डी में ये है। तो उसमें बी और सी जो रहेगा ना, वो दोनों ही करेक्ट है। तो आपको नीचे में पूछा गया रहेगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है वो बताओ। तो बी और सी दोनों ही करेक्ट है। बी नंबर में ये बोला रहेगा कि वाइल कैटरिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ डिमांड एनी चेंजेस इन कॉस्ट शुड बी अकाउंटेड फॉर कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस, ये भी करेक्ट है। और दूसरा है द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू द लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग डिवीजन, ये भी करेक्ट है। अब आप बोलोगे याद कैसे रखोगे, तो जो मैंने आपको जेड स्कोर का स्क्रीन पे फॉर्मूला शो किया, ये तो आप याद ही कर लेना। x1 x2 x3 क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, रिटेन अर्निंग बाय टोटल एसेट्स, ईबीआईटी बाय टोटल एसेट्स, ये तीनों याद हो गया। और उसके बाद जो मैंने आपको टी बियरिंग वाला क्वेश्चन बोला, उसमें मैंने बोला कि चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर दिया रहेगा 75.10 वाला, वो टिक करना है। तो दूसरा उसके बाद मैंने आपको याद करवाया। फिर उसके बाद जब आपको बोलेगा ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है, तो बी और सी दोनों करेक्ट है। तो बी नंबर में आपको कैटरिंग वर्ड दिखेगा और सी नंबर में आपको लॉस्ट कंट्रीब्यूशन वर्ड दिखेगा, ये दोनों ही करेक्ट है। ओके, किसी एक को टिक करना। अगर आपको ए बी सी डी में दिया रहेगी बी और सी दोनों करेक्ट है क्या, वो वाला दिखेगा तो उसको टिक करना, अदरवाइज बी और सी दोनों ही करेक्ट है। ओके, अब आप आ जाइए। अब आप बोलोगे क्या सारा क्वेश्चन इसी टाइप का है, क्या लंबा लंबा लाइन? नहीं, आगे जाकर के बहुत इजी भी है। ओके, अच्छे से पूरे वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। और आप जब सीए फाइनल का एग्जाम देने वाले होगे, आप फाइनल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोगों से ले सकते हो। गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं कि एग्जाम में इतना परसेंट 60% मिनिमम मैच करेगा, मगर किसी में 100%, किसी में 90%, किसी में 80% बहुत ज्यादा मैच करता है। ओके, सीए इंटर, फाउंडेशन, सीएस, सीएमए सबका इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, मगर अभी आप फाइनल में देने वाले हो, इसलिए हम आपको वीडियो में अभी बताएं, एक दो बार और बताएंगे, ताकि जो उतना मेहनत से हम फाइनल का इंपॉर्टेंट बना रहे हैं वो सही लोगों तक जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दम पे जल्दी से जल्दी सीए बने। ओके, चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, जो उसी टी बियरिंग वाला जो केस स्टडी है ना, उस पर पूछा गया है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस का कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा, अब आप देखो, एक ऑप्शन रहेगा सिंस डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन मार्केट प्राइस इट इज लाइकली टू बी अनबायस्ड। अनबायस्ड वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको टिक कर देना, वो उसका एडवांटेज नहीं है। इसमें मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है और जनरली मेरे को सामने वाले से क्या पता चल सकता है कि ये क्वेश्चन आया था सर कि मतलब एडवांटेज ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग कौन सा नहीं है, उसमें एक अनबायस्ड वाले को टिक किए। ओके, लेकिन बाकी जो उसका एडवांटेज हो सकता है, ये मैंने खुद ही बुक में रिसर्च किया कि क्या क्या उसके एडवांटेज है। तो अनबायस्ड वाला जो टॉपिक आप पॉइंट दिखेगा आपको, वो उसका एडवांटेज नहीं है। अनबायस्ड वाले में टिक करना। प्लीज वीडियो को 2 बार देख लेना, मिनिमम 2 बार जरूर देख लेना एग्जाम देने से पहले। ओके, जितना आपका टाइम लगेगा उसमें आपका एक दिन बच सकता है प्लस 500 रुपया बच सकता है, अगर आपको 48 या 45 या मतलब 48 या 44 या 46 40 मतलब इतना मार्क्स मिल गया, 50 से कम मिल गया तो लॉस हो जाएगा आपका। ओके, इसीलिए 2 बार एटलीस्ट वीडियो ही देख लेना। तो एक आपको अनबायस्ड वाला जो ऑप्शन दिखेगा, वही ऑप्शन जो है वो एडवांटेज ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं है। ओके, यहाँ पे हम कुछ लूज सीट में लिखे हुए हैं, उसी को देख के हम आपको बता रहे हैं। पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ मत मांगना, बिकॉज हम कुछ उल्टा पुल्टा फटा चिटा पेज भेजेंगे जो अभी वीडियो के बाद हम उसको फेंक देंगे या हम उसको रखेंगे नहीं, क्योंकि वो जो है वो बहुत गंदा हो गया। कोई कहीं पे बोला तो हम साइड में लिख लिया, कोई फिर बाद में बोला तो उसको उस साइड में लिख लिया, उसको रख के कोई ये नहीं है। तो वीडियो को ही 2 बार देख लेना। ओके, अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो एक केस स्टडी है। केस स्टडी के ऊपर में सीए इंस्टीट्यूट ने सम्स पूछा है, जिसमें सीए इंस्टीट्यूट जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उससे सीए इंस्टीट्यूट ने एक केस स्टडी बनाया। अब सीए इंस्टीट्यूट उस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के केस स्टडी से इंस्टीट्यूट जो है वो उसके अंदर यूज हुए फॉर्मूला के ऊपर में क्वेश्चन पूछा है। आपको एक केस स्टडी दिया रहेगा जिसमें काफी सारा अमाउंट गिवन रहेगा। अब उसमें आपको 2-3 तो क्वेश्चन पूछा रहेगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला है, देखो, मार्केट शेयर वेरिएंस बोला। आप पहला क्वेश्चन बोलेगा कि कैलकुलेट मार्केट शेयर वेरिएंस। ओके, मार्केट शेयर वेरिएंस क्या होता है फलाना कंपनी के लिए।
तो मार्केट शेयर वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, जो कि आपको चैप्टर नंबर 13 जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें दिख जाएगा। मार्केट शेयर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल मार्केट शेयर का परसेंटेज माइनस बजटेड मार्केट शेयर का परसेंटेज, इसको एक ब्रैकेट में रख देना, इंटू करना फिर और अलग ब्रैकेट स्टार्ट करना, एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट्स, इसको एक ब्रैकेट में रख देना, इंटू करना, एक ब्रैकेट स्टार्ट करना, एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना। कहने का मतलब है कि आप इस फॉर्मूला को इंस्टीट्यूट के बुक से आप इस फॉर्मूला को ढूंढ सकते हो। चलो हम आपको एक बार दिखाई देते हैं ताकि आपको ज्यादा समय ना लगे और आप खुद एग्जैक्ट फॉर्मूला में चले जाओ। आप पेज मतलब चैप्टर नंबर 13 में आना और पेज नंबर 16 में जाना। पेज नंबर 16 में जब आप जाओगे तो आपको यहां पर मार्केट साइज वेरिएंस दिखा, मार्केट शेयर वेरिएंस दिखा। तो जो ये आपको मार्केट शेयर वेरिएंस मैंने आपको पढ़ के बताया ना, वो यही है, ओके, वो यही है, वही ये फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ के बताया। ये पहला क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। अब आपको इससे रिलेटेड सारा ही डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, इसमें हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा 2 मार्क्स का, मार्केट साइज वेरिएंस। तो मार्केट साइज वेरिएंस के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा है, बजटेड मार्केट शेयर का परसेंटेज इंटू फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल इंडस्ट्री सेल क्वांटिटी इन यूनिट्स माइनस बजटेड इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट्स, ब्रैकेट क्लोज, फिर एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ये इस पे सम्स आ रहा है केस स्टडी, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको सम्स दिखेगा इसके ऊपर में। ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि हम अपने मन से सारे स्टडी मटेरियल में टिक करवा रहे हैं, वो 100% जो करके जाएगा उसके लिए मैंने वीडियो बहुत पहले डाल दिया है। ये वही वीडियो है जो एग्जाम में एक्चुअली में पूछा जा रहा है, ओके। इसके लिए 3 महीना मेरे को लगा है, लोगों से टॉपिक जो है वो पूछ करके आप लोगों के लिए इकट्ठा किए। तो प्लीज इस दोनों फॉर्मूला को लर्न कर लेना, क्योंकि आपको अगर 4 नंबर मिल जाएगा ना तो सिर्फ आपको खुशी नहीं होगा, आप हमारे चैनल पे कमेंट करोगे, उससे लोगों का भला होगा, लोग ये देखेंगे कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल है, तो उससे लाखों लोगों का भला होगा और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने सही जगह मेहनत किया, ओके। प्लीज दोनों फॉर्मूला को लर्न कर लेना और पास हो जाने के बाद वीडियो में कमेंट कर देना कि हम पास हो गए। ये उन लोगों के लिए भला हो जाएगा और उन लोगों के लिए एक उपकार होगा जो आपके बाद इस वीडियो को देखेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला है उसके लिए आपको 39 नंबर पेज में आना पड़ेगा, यानी वो जो केस स्टडी है उस केस स्टडी से वो दोनों फॉर्मूला के ऊपर में क्वेश्चन आपको दिखेगा। तीसरा जो है वो आपको 39 नंबर पेज में आना है। 39 नंबर पेज में कैलकुलेट द सेल्स मिक्स, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेट द मार्केट साइज वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको 16 नंबर पेज में मार्क करवा दिया। अभी आपको 39 नंबर पेज में आना और यहां पर आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में रुको, 39 नंबर पेज, इसको एक बार क्लोज करते हैं। 39 नंबर पेज, 39 नंबर पेज में आपको जो दिख रहा है ये सेल्स मिक्स वेरिएंस, इसके ऊपर में एक एमसीक्यू दिखेगा। सेल्स मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो आपके सामने में लिखा हुआ है जिसको मैंने अभी टिक किया है, ये है इसका फॉर्मूला। उसके बाद सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस आपको दिखेगा, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और चारों ही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। आप फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो समझ लो, उसके बाद जैसे ही आप पास हो गए एकदम यस यस करते हुए निकलना और थोड़ा सा वीडियो में कमेंट कर देना, ओके, ताकि आपके बाद जो वीडियो को देखें उनका भला हो जाए। और जब आप फाइनल दोगे एग्जाम तो हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख करके करना, जिससे आप जिस अटेम्प्ट में दोगे उसी में कॉन्फिडेंस के साथ पास हो जाओ। गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, ओके। एफआर फ्री में है, एटलीस्ट एफआर का देखना, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आए और मेरे ऊपर, अपने इस भाई के ऊपर में भरोसा हो जाए, तो फिर बाकी एएफएम ऑडिट डीटीआईडीटी के लिए कॉन्टैक्ट करना, ओके। वो चार्जेबल है मगर बहुत कम चार्ज पे है, ओके, क्योंकि वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है। जब सीए बन जाओगे तो आपको रियलाइज करके देगा, सीए बन जाओगे उसके डिग्री के साथ वो आपका पैसा रियलाइज हो गया, ऐसे समझो, ओके। और चलो हम आपको एक और बता देते हैं, एक और क्वेश्चन रहेगा उसमें 2 मार्क्स का, उसी केस स्टडी में 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अभी हम आपको 5वां क्वेश्चन उसी केस स्टडी से बता रहे हैं, जो कि फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड नहीं है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको याद कर लेना है। अभी हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन रहेगा विच वेरिएंस मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल वैल्यू ऑन टोटल कंट्रीब्यूशन। प्लीज ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा विच वेरिएंस मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल वैल्यू ऑन टोटल कंट्रीब्यूशन। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें सही वाला ऑप्शन है स्टैटिक बजट वेरिएंस। स्टैटिक बजट वेरिएंस, स्टैटिक बजट वेरिएंस को टिक कर देना, वो करेक्ट ऑप्शन है, ओके। अब आप बोलोगे कि ये जो इतना सारा फॉर्मूला है उसको याद नहीं किया और सिर्फ स्टैटिक बजट वेरिएंस को याद रखा, तो आपको 2 मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं सकता है। 2 मार्क्स ये वाला जो केस स्टडी है अगर आपके स्क्रीन पे शो हुआ, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो 200-250 टोटल केस स्टडी है उसमें से पिक करके इंस्टीट्यूट आपके स्क्रीन पे शो करेगा, जो पिक किया, अगर वो वाला केस स्टडी सेलेक्ट कर लिया जिसका भी फॉर्मूला हम बता रहे हैं, तो उसमें ये वाला स्टैटिक बजट वेरिएंस को टिक करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ओके। इस वीडियो में टोटल हम 80 क्वेश्चन बताएंगे, ओके, टोटल 80 क्वेश्चन बताएंगे। मान के चल सकते हो कि जो है ना, मतलब 40 केस स्टडी के आसपास या उसके आसपास 40-45 केस स्टडी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उतना मेरे पास इकट्ठा हो पाया और वो बहुत लोगों के डिमांड पे अब हम बना करके वीडियो आपको दे रहे हैं, ओके। तो आप अच्छे से ध्यान देना। अब आप एक क्वेश्चन आपको और करना पड़ेगा, आपको चैप्टर नंबर 9 में जाना है। चैप्टर नंबर 9 में जाने के बाद आपको 44 नंबर पेज में जाना है।
चैप्टर नंबर 9 में अब हम आपको अगला केस स्टडी में लेके आ चुके हैं। ओके, यानी अभी तक हम आपको 3 केस स्टडी बता चुके हैं। एक केस स्टडी मैंने आपको बताया जिसमें जेड स्कोर का फॉर्मूला था, दूसरा केस स्टडी मैंने आपको बताया जिसमें टी बियरिंग वाला क्वेश्चन था, तीसरा केस स्टडी मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये 4 फॉर्मूला और उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया जिसमें स्टैटिक बजट वेरिएंस को टिक करना था। तो ये 3 केस स्टडी हो चुका है। अभी चौथा केस स्टडी हम आपको बता रहे हैं, जिस चौथे केस स्टडी को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी। ओके, यानी आपके जो स्क्रीन पे अभी चौथा केस स्टडी दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी पेस्ट आपके एग्जाम में आ रहा है, जिसमें से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर में, और सारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का। यानी अगर मान लो आपके एग्जाम पे आपका लक अच्छा है और ये वाला केस स्टडी आपके स्क्रीन पे आ जाए, जो ये क्वेश्चन यहाँ पे अगला पेज में पूरा चल रहा है आ जाए, तो आपका 12 मार्क्स कहीं नहीं गया। 6 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स ईच इक्वल टू 12 मार्क्स। ओके, अब आप बोलोगे कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या? यस, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कॉपी पेस्ट आपके एग्जाम में आ रहा है, और हम आपको ये बता देते हैं कि क्वेश्चन में जो है वो परसेंटेज एंड अमाउंट ऑफ पेनल्टीज जो है वो भी गिवन है। जब आप क्वेश्चन खोलोगे तो आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखेगा जिसमें ये कॉपी पेस्ट यही क्वेश्चन रहेगा, बस उसमें क्या है कि ये दिया रहेगा कि मान लो कंपनी को टारगेट दिया गया कि उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना % आया तो उसका पेनल्टी कुछ नहीं लगेगा, उससे उतना आया तो उसका पेनल्टी इतना ज्यादा लगेगा। तो अब मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट एक साइड और एक साइड उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज एक साइड और एक साइड उसका पेनल्टी, ये भी दिया रहेगा। तो उसको देख के डर मत जाना, वो बस एक सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में, और सबसे लास्ट वाला जो उसी में 6 क्वेश्चन जो पूछा गया रहेगा उसी में एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में रहेगा जिसके लिए बस वो छोटा सा स्ट्रक्चर का यूज होगा। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसी सम्स के थ्रू निकालना सीख जाओगे। ओके, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जितना परसेंटेज रहेगा उतना पेनल्टी उसका निकलेगा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ स्ट्रक्चर से देख के जान लेना। ओके, मान लो 10 से 15% के बीच में 20,000 का पेनल्टी होगा, तो आप बोल देना अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज 20,000 बिकॉज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज एक्चुअली इक्वल टू 12%। जो आप निकाले रहोगे, मान लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका इस सम्स में 12% आएगा, तो वहां जो क्वेश्चन में दिया रहेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज और उसके सामने में अमाउंट, वो जिस परसेंटेज के बीच में फॉल करता रहेगा उतना आप बोल देना कि वो रहेगा, उसमें आप टिक कर देना। कुछ लिखना एक्सप्लेन करना तो है नहीं, टिक कर देना। तो ये वाला क्वेश्चन हम आपको दिखा दिया। अभी हम आपको 6 क्वेश्चन भी बताएंगे क्या पूछा जा रहा है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा ऑडिटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो आपको ये यहां से लेकर के यहां तक दिखेगा। देवियों और सज्जनों प्लीज ध्यान देना मेरे बात पे, आपको क्वेश्चन पढ़ के ही सबसे पहले अपने इस भाई का बात आपको याद आ जाएगा जब आप इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन वर्ड देखोगे, क्योंकि ये रेयर वर्ड है जो कि आपको इसी सम्स में दिखता है। ओके, ऐसे और किसी सम्स में दिख सकता है, मगर एग्जाम में जनरली जितने लोगों से मेरा बात हुआ उनको इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन वर्ड इस सम्स में दिखा है। ओके, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वर्ड को ध्यान रखना, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन वर्ड को। ओके, वो यही वाला सम्स है। अब अगर इसके आंसर में चलते हैं एक बार के लिए, चलो हम आपको एक बार इसके आंसर में लेके चलते हैं, जो कि आपको 57 नंबर पेज में लेके चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका सॉल्यूशन के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप प्रॉफिट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद इतने सारे आइटम को आपको ऐड बैक करना है। ओके, जिसमें नॉन कैश आइटम है और वो आइटम है जो डायरेक्टली प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है, यानी वो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ओके, उसको ऐड बैक करोगे, इस दोनों तीनों चीजों को लेस करोगे तो आपका नो पैड आ जाएगा। नो पैड, तो पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नो पैड। तो नो पैड ऐसे निकालना है, प्लीज निकाल लेना। क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहेगा उसका यूज करके निकालना। इस क्वेश्चन के जैसा कॉपी पेस्ट एग्जाम में आएगा, ये मैंने बोला है। ये नहीं बोला कि अमाउंट भी कॉपी पेस्ट रहेगा, अमाउंट अलग रह सकता है। ओके, या सेम भी रहेगा, वो मुझे नहीं पता है, मगर ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आ रहा है। सॉल्व करने का तरीका भी कॉपी पेस्ट ही आपको लगाना है। लूज सेट वो लोग देंगे, जितना लोगे उतना देंगे। ओके, जितना लोगे उतना देंगे, तो आप लूज सेट लेना और उसमें सॉल्व करना है। कैलकुलेटर में जल्दी जल्दी सॉल्व करना। आपका जो नोटपैड आएगा क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से, यहाँ पे देख लो, ये सारा ही डेटा वहां पे रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। ओके, एक्स्ट्रा वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज और उसका पेनल्टी रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। वो सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज होगा, ये हम आपको अभी बता देंगे और बताए भी हैं। ओके, तो नो पैड सबसे पहला टिक कर देना, 2 नंबर आपको मिल गया। अब आप आगे बढ़ना। दूसरा आपको बोलेगा कि मुझे बताओ कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा। आपको बोलेगा कि कैलकुलेट द एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो ये एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हम अभी अंडरलाइन कर रहे हैं, स्क्रीन पे देखना। एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको दिख रहा है, ये उन्होंने कैसे निकाला, ये आप एक बार समझ लो। ये उन्होंने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें ऐड बैक किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये दोनों का डिफरेंस आप क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन पढ़ना तो आप देख लेना ये 9 और 4 कहां से आया, जिसका डिफरेंस आपको ऐड बैक करना है, प्लस जो अदर नॉन कैश आइटम है उसको आपको इसमें ऐड बैक करना है। फाइनली आपका आ जाएगा एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। कुछ हार्ड नहीं है, क्वेश्चन के गिवन डेटा से ही ये लोग निकाल रहे हैं। आपको बस एक बार प्रोसेस देख के जाना है, क्योंकि आपको 12 मार्क्स बहुत मैटर करता है। किसी का 38 आया, मगर एक केस स्टडी की वजह से उसका 50 आ जाएगा, उसको अगली बार आना नहीं पड़ेगा सारा दिन बर्बाद करके, प्लस 500 रुपए का बचत होगा, मेंटली एक स्ट्रांग हो जाएगा वो कि अरे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा ध्यान दे करके करो। ओके, आपका ही लाभ है। उसके बाद WACC ऐसे निकालना है। आप CA इंटरमीडिएट में जो भी सीखे होगे कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट इनटू डेप्ट का वेटेज
प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी का वेटेज, वो करने के साथ साथ यहां पर एक चीज जरूर देख लेना कि इंस्टीट्यूट ने यहां पर क्या किया, 1 माइनस टैक्स रेट। ओके, जो इंस्टीट्यूट ने ये 1 माइनस 30% किया है ना, आपको वो करना है एग्जाम में। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें जो परसेंटेज दिया रहेगा वो यहाँ पे 1 में से माइनस करना पड़ेगा। ओके, चलिए 1 माइनस टैक्स रेट, तो ये कर देने के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बोलेगा ईवीए बताइए। ओके, ईवीए आपको बताना पड़ेगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आपको बताना पड़ेगा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला होता है नोपैड माइनस डब्ल्यूएसीसी इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आप ऑलरेडी एएफएम में, सीए फाइनल एएफएम में आप ऑलरेडी पढ़ते हो ईवीए निकालना। अभी आया भी था लास्ट अटेम्प्ट, यानी जो अभी एग्जाम हुआ है आपका नवंबर 2024 में, नवंबर 24 के एग्जाम में आया भी है ईवीए के ऊपर में, एएफएम में सम्स, एएफएम में एग्जाम में आया हुआ। तो वैसे ईवीए ऐसे निकालना है, इसमें सारा कुछ नोपैड आप निकाले हो, डब्ल्यूसीसी आप निकाले हो, कैपिटल एम्प्लॉयड जो ओपनिंग कैपिटल एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाले हो ना, वो यहां डालना। ओके, वो डालोगे, उसको डालने के बाद आप सिंपल तरीके से ये निकाल लेना, जो आपका ऑप्शन रहेगा उसको टिक कर देना। तो ये भी आपका निकल गया। फिर आपको निकालना है कि आरओई जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आरओसी, इसका क्या परसेंटेज होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो यहां पे प्लीज ध्यान देना कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, ये 1414 जो है वो स्टार्टिंग का है। यहां पर दिखाते हैं, यहां पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, आप देख लेना कि यहां पर वो एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है। ओके, क्या लिखना है ये आप क्वेश्चन के साथ देख लेना कि 1422 जो है ये आपका कहां से आया। चलो हम आपको एक बार हम बता दे रहे हैं, गाइड कर दे रहे हैं थोड़ा। और चलो हम आपको जो अभी बता रहे थे सम्स में, इसमें हम आपको दो चीज बता देते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लोगे आप, वो WDO वाला लोगे, WDO वाला लोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 95। ओके, और WDO वाला जो 2022-23 का है 1422 वो लोगे। ओके, तो 95 डिवाइड बाय 1422 ये आपको करना था उस फॉर्मूला में, आरओई का फॉर्मूला में। उसके बाद आप यहां पे देख लो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 23-24 में इतना है, और नीचे में जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 23-24 में जाओगे तो यहां पर 9 है। तो 9 और 4 का ही डिफरेंस वहां लेना था, जो मैंने आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए बोला था। एक बार हम आपको लेकर चलते हैं। यहां जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 58 नंबर पेज में आपको 9 और 4 का डिफरेंस दिख रहा है, ये मैंने आपको क्वेश्चन में मार्क करा दिया। ओके, उसके बाद हम आपको जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी बोले हैं 95 डिवाइड बाय 1422, ये मैंने आपको अभी मार्क करा दिया, ये आपको ऐसे करना है। उसके बाद आपको जो है ऑपरेटिंग मार्जिन यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन का ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑपरेटिंग मार्जिन, इसका ही यूज करके यहां पर उन्होंने कमेंट किया। मगर देखो, पहला क्वेश्चन नोपैड वाला आप निकाल लिए, टिक कर दिया, 2 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाल लिया, टिक कर दिया, फिर 2 मार्क्स। WACC आपने निकाल लिया, टिक कर दिया, फिर 2 मार्क्स। फिर आपने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को निकाला और टिक किया, फिर आपको 2 मार्क्स। 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन ROCC निकाल लिया और ROCE ये निकाल लिया। और 6th क्वेश्चन है कैलकुलेट द पेनल्टी टू बी चार्ज टू द कंपनी ब्रीचिंग द मैक्सिमम एक्सेप्टेड ROCE। यानी देखो, अगर हम समझ लो कि बोल रहा है क्वेश्चन में आपको ये बोला रहेगा कि अगर मान लो आपको एक परसेंटेज दे दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये हम आपको दिखाते हैं। चलो एक बार हम आपको 47 नंबर पेज में लेके जाते हैं, और यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ROCE है ना, ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक्सेप्टेड है 7% तक ही। ये क्वेश्चन में दिया हुआ 7% तक ही एक्सेप्टेड है। मान लो आपके एग्जाम में दिया रहेगा 10% तक एक्सेप्टेड है, तो जितना एक्सेप्टेड है उतना ही तक रहना चाहिए। उतना तक अगर रहेगा तो मतलब पेनल्टी का अमाउंट 0 रहेगा। मगर अगर इससे ज्यादा हुआ तो कितना ज्यादा होगा। अगर ये 7% तक एक्सेप्टेड है, लेकिन आपका जो ROCE आया है इस क्वेश्चन के लास्ट में जब आप निकाला है, चलो हम आपको एक बार दिखाते हैं। यहां पर जब आपने ROCE निकाला, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, तो आपका 6.68 आया है, यानी आपका 7% तक मैक्सिमम एक्सेप्टेड है, मगर आपका उससे कम आया है। तो यहां पर ये लोग बोल रहा है कि भाई देखो, क्योंकि देखो 7% जो है 7% से वो कम है। ओके, यहां पर 7% से वो कम है तो कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है। मगर एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जितना एक्सेप्टेड परसेंटेज रहेगा ना ROCE का, उससे ज्यादा आपका वो परसेंटेज आ जाएगा सॉल्व करने के ऊपर में। क्वेश्चन में जितना एक्सेप्टेड परसेंटेज दिया रहेगा उससे ज्यादा आपका परसेंटेज आ गया रहेगा ROCE का सॉल्व करके। तो कितना ज्यादा आया हुआ है उसके हिसाब से पेनल्टी का अमाउंट क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा। तो जो अमाउंट फॉल करते रहेगा वो आपके ऑप्शन में गिवन रहेगा, 4 ऑप्शन में, उसको टिक कर देना। ओके, मेरे ख्याल से यहां तक मेरा मेहनत आपको समझ में आ गया। ओके, प्लीज बताए गए सभी बात को एक बार फिर से सुन लेना, वीडियो को 2 बार देख लेना कम से कम, काफी हेल्प हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन जो कि अगला केस स्टडी है वो हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, जिसमें जेड स्कोर का फॉर्मूला बताया। केस स्टडी 2 मैंने आपको बताया जिसमें टी बियरिंग बताया। केस स्टडी 3 मैंने आपको बताया जिसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला वाला समझ बताया। केस स्टडी 4 मैंने आपको अभी नो पैट वाला यानी नो पैट वाला सम्स मैंने आपको बताया, नो पैट वाला सम्स, केस स्टडी 4। अभी केस स्टडी 5 आपको बता रहे हैं, जिसमें टोटल जो है वो 2 क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि इन कॉन्टेक्स्ट टू स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। तो उसमें सही ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, टिक कर देना।
आपको क्वेश्चन दिखेगा स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस के ऊपर में कौन सा चारों ऑप्शन में करेक्ट है, तो टिक कर देना क्या करेक्ट है किसके ऊपर में। तो बोल रहा है कि कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज एंड कोर कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बात कर रहे हैं, उसको टिक कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इन द गिवन सिचुएशन व्हेन बायर विल मोर पावरफुल, अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि हम आपको 4 केस स्टडी बताते हैं, चारों में आप मुझे बताइए कि बायर कब ज्यादा मोर पावरफुल है। तो पहला सिचुएशन है, क्वेश्चन में आपको किस स्टडी में दिखेगा, पहला सिचुएशन है कि द सप्लायर्स प्रोडक्ट इज यूनिक इन टर्म ऑफ टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड डिजाइन। अगर सप्लायर का जो प्रोडक्ट है वो यूनिक ही होगा तो वो तो अपने हिसाब से बेचेगा ना, ठीक है, यूनिक होगा तो इसमें बायर कहां से स्ट्रांग हो गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं चलेगा। सिचुएशन नंबर 2 बोल रहा है प्रोडक्ट इज डोमिनेटेड बाय फ्यू मैन्युफैक्चरर्स एंड इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन इंडस्ट्री इट सेल्स टू, ये आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें बायर पावरफुल है, इसमें टिक कर देना। दूसरा एक और सिचुएशन है जिसमें बायर पावरफुल है, वो सिचुएशन है द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड इन द इंडस्ट्री। ओके, तो ये सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 3 ये दोनों सिचुएशन करेक्ट है। आपको सिचुएशन 2 एंड 3 आपको दिया रहेगा, सिचुएशन 1 जो है वो करेक्ट है, सिचुएशन 2 और 3 जो है ये करेक्ट है, बायर के पावरफुल होने का वो दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। तो सिचुएशन 2 एंड 3 सही है। सिचुएशन 2 मैंने आपको बोला प्रोडक्ट इज डोमिनेटेड बाय फ्यू मैन्युफैक्चरर एंड इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन इंडस्ट्री इट सेल्स टू, ये मैंने बताया। और सिचुएशन 3 में मैंने बताया कि द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड इन इंडस्ट्री। तो आपको सिचुएशन 2 एंड 3 में टिक करना है और एग्जाम पास होने के बाद एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि आप पास हो गए हो, कितना मार्क्स आपका आया है, ताकि आपके बाद जो देखें उनके लिए वो सपोर्ट हो जाए। ओके, और उसके लिए एडवांस में थैंक यू सो मच मेरे तरफ से अभी ही, और आप जल्दी से जल्दी सीए बनो। इसके लिए फाइनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एफआर फ्री में है, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट करना। और मेरा हमेशा आपके लिए सहयोग बना रहेगा, किसी भी सम्स में कोई भी डाउट होगा तो वो फ्री में डाउट सॉल्विंग, कहीं भी आपको मोटिवेशन या कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या करना चाहिए, जब तक आप सीए बने नहीं हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे या कॉल पे, बोथ ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं यानी केस स्टडी नंबर नेक्स्ट, केस स्टडी नंबर 6। केस स्टडी नंबर 5 मैंने आपको बता दिया जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस के ऊपर में क्वेश्चन। केस स्टडी नंबर 6 में आपको अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर में क्वेश्चन दिखेगा। अकाउंटिंग रेशियो के लिए आपको जो है ना चैप्टर नंबर 4 में जाना है। चैप्टर नंबर 4 में जब आप जाओगे तो आपको पेज नंबर 35 में जाना है, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 में आपको जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिख रहा है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 को सॉल्व कर लेना, इसमें अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज हुआ है और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जिसके ऊपर में 2 एमसीक्यू सीएस शूट में पूछा है, 2 मार्क्स यानी 4 मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन है। तो अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करके ये वाला सम सॉल्व हुआ है। और अकाउंटिंग रेशियो जो है वो उसका फॉर्मूला होता है, अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कि थ्रूपुट पर बॉटलनेक मिनट डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक मिनट। ओके, तो ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व कर लेना, आपको काफी काम आ जाएगा। और ये देखो अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला है पेज नंबर 34 में कि ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके, प्लीज आप उस इलस्ट्रेशन नंबर 5 को सॉल्व कर लेना, आपको हेल्प हो जाएगा, जिसमें अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर में क्वेश्चन आएगा। और आप बोलोगे बाकी जो डिटेल है वो दिया रहेगा क्या क्वेश्चन में? यस दिया रहेगा। ओके, अब आप आज ये जो अगला केस स्टडी है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि रीवर्क कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज, प्लीज याद रखना, प्लीज मेरे बताए हुए बात को याद रखना, रीवर्क कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज। मान लो आपके ऑफिस में कोई काम कर रहा है और आप उसके सीनियर हो, तो वो अगर काम में कुछ गड़बड़ी कर दिया, गलत कर दिया, तो आप उसको बोल रहे हो फिर से करो, और डांट दिया आपने उसको, रीवर्क करने के लिए बोला, फिर से करने के लिए बोला। वो क्यों बोला? उसके इंटरनल फेलियर की वजह से, उस जिसको आपने डांटा ना उसमें वो फेलियर है, उसमें वो कमी है। तो आपको एक ऑप्शन ये जरूर दिखेगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट, रीवर्क कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। ओके, टिक करना इंटरनल फेलियर कॉस्ट पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ताकि आपको सी और डी या सीए फाइनल का एफआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी सीए से रिलेटेड जो अपडेट हम लोग जल्दी से जल्दी चैनल पे डालते हैं, ये आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो सब्सक्राइब और लाइक करके रखना। अगर आप पास हो जाओगे तो अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि उनका भी भला हो जाए। और मेरे तरफ से तो आपको थैंक यू, मैंने आपको बोल ही दिया है। ओके, बाकी आपका ये भाई आपके सेवा में हमेशा रहेगा, फ्यूचर में जो भी आपका डाउट होगा उससे रिलेटेड। ओके, अब जो अगला केस स्टडी है वो हम आपको बताते हैं, जिसमें पेज नंबर आपको चलना है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 के पेज नंबर 46 में आपको जाना है। पेज नंबर 46 में आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपको सॉल्व करना है। इसके ऊपर में सीए इंस्टीट्यूट ने, सॉल्व करने से पहले मेरे बात को सुन लेना, इसके ऊपर में सीए इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या क्या है एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना, इसके आंसर को जरूर अच्छे से समझ लेना। मगर सीए इंस्टीट्यूट ने इस केस स्टडी के ऊपर में, इस क्वेश्चन के ऊपर में क्या क्वेश्चन पूछा ये मैं आपको बताता हूं।
इंस्टीट्यूट ने बोला कि विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिया, तो उसमें तीनों ही ऑप्शन जो उसके उनके क्वेश्चन में था ना, 4 ऑप्शन नहीं दिया, ए बी सी तीनों ही दिया, तो ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड ए बी सी तीनों ही करेक्ट है, तो उन्होंने ए बी सी दे दिया और नीचे में बोला ओनली ए आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट, नन ऑफ दीज आर करेक्ट। ओके, तो ए बी एंड सी तीनों जो करेक्ट वाला रहेगा वो आपको टिक करना है। तो आप बोलोगे कि इस क्वेश्चन को याद कैसे रखेंगे? तो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको 3 ऑप्शन जो दिया रहेगा वो हम आपको अभी बता देते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा कि सप्लाइंग डिवीजन, आपको इसमें मैक्सिमम सारे ही ऑप्शन में सप्लाइंग डिवीजन वर्ड यूज किया हुआ दिखेगा। सप्लाइंग डिवीजन इज कंट्री, सप्लाइंग डिवीजन इज कंट्री with higher tax rate, the transfer price will be set lower in order to reflect higher earning in the purchasing division. Okay, ये ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2, सप्लाइंग डिवीजन इज अकाउंटिंग विथ लोअर टैक्स रेट, द ट्रांसफर प्राइस विल बी सेट लोअर इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट हायर अर्निंग इन द सप्लाइंग डिवीजन, ये भी करेक्ट है। और तीसरा, टैक्सेशन, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन एंड ट्रांसफर प्राइस आर क्रिटिकल कंसिडरेशन टू द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, ये भी करेक्ट है। अब आप बोलोगे कि आप कैसे तीनों को करेक्ट बोल रहे हो? जिसको भी हम आपको एज अ आंसर बता रहे हैं वो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि ये आंसर हो सकता है। अगर किसी को अपना लगे कि हाँ आपके हिसाब से यही सही है तो आप अपना मान सकते हो। जो भी मैंने बताया है या जो भी मैंने इस वीडियो में शो करने की कोशिश की वो बेस्ड ऑन आईसीए का स्टडी मटेरियल है। अगर हम आपको किसी को एज अ आंसर बोलते हैं तो उसमें मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ है जो कि बेस्ड ऑन आईसीए का स्टडी मटेरियल, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के ऊपर हम आपको आंसर बोले। मगर किसी का खुद का भी सही हो सकता है, तो अगर आपको कोई ऑप्शन खुद से लगे कि ये सही होगा तो आप उसको टिक मार सकते हो, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके, अगला केस स्टडी, जिस केस स्टडी में आपको एवरेज लेबर कॉस्ट और ब्रैकेट में आउटसोर्सिंग दिखेगा, एवरेज लेबर कॉस्ट ब्रैकेट में आउटसोर्सिंग दिखेगा, उसके ऊपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप बोलोगे कितना बड़ा केस स्टडी आप नहीं बता रहे हो क्या? केस स्टडी मुझे नहीं पता क्या आया हुआ एग्जाम में, उस केस स्टडी को आप ही पढ़ना, मगर उस केस स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, Which of the following is a barrier to entry that typically result in monopoly? ये क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना। Which of the following is a barrier to entry that typically result in monopoly? ओके, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन आपको एग्जाम में जरूर ये दिखेगा कि प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर अब्रोड रेंज ऑफ आउटपुट। अब आप बोलोगे इसको याद कैसे रखेंगे? तो आपको बोला है कि टाइपिकली रिजल्ट इन मोनोपोली, ये क्वेश्चन है और इसमें आपका जो आंसर है उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर एब्रोड रेंज ऑफ आउटपुट वाले ऑप्शन को टिक करना। ये करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू आईसीए का स्टडी मटेरियल, मैंने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से। आपका रिसर्च अलग हो सकता है, मगर हम जो बताएं ये मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है। ओके, तो प्लीज ये कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस स्टडी है वो बोल रहा है उस केस स्टडी में आपको यूज हुआ है ऐसा दिखेगा, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब वर्ड यूज हुआ, ये आपको दिखेगा। उसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट चैलेंजेस कुड बी फेस्ड बाय कंपनी, कंपनी का नाम दिया रहेगा, यहां हम कंपनी लिखे हैं मगर वहां मान लो कि मेरा नाम रवि, तो रवि लिमिटेड। ओके, तो फेस्ड बाय वो रवि लिमिटेड लिखा रहेगा। ओके, तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट चैलेंजेस कुड बी फेस्ड बाय कंपनी इफ इट अगेन transition its current organizational structure to the new structure that is has been exploring। एक बार फिर से क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन है what challenges could be faced by company if again transition its current organizational structure, okay, organizational structure to the new structure that has been exploring। okay, ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन जो दिया रहेगा उसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है, बी, सी और डी तीनों ही सही है। बी में दिया रहेगा रिड्यूस्ड फिक्स ओवरहेड, सी में दिया रहेगा कॉस्ट एफिशिएंसी, डी में दिया रहेगा रिड्यूस्ड मैनेजमेंट कंट्रोल। ये सही है तीनों ही ऑप्शन, तो आपको बी, सी एंड डी तीनों ही सही है। ये वाला ऑप्शन जो दिया रहेगा उसको टिक करना। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहे हैं क्योंकि पढ़ने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है अभी। व्हाट चैलेंजेस कुड बी फेस्ड बाय कंपनी इफ इट अगेन ट्रांजिशन इट्स current organizational structure to the new structure that has been exploring? This is the question and right answer is reduced fixed overhead, cost efficiency, reduced management control। B, C and D all are correct। A को छोड़ के, अब A क्या था ये मुझे नहीं पता है। ओके, तो आप A को छोड़ के बाकी आपको करना है। अगला केस स्टडी, जिस केस स्टडी में हम आपको एक बार लेकर चलेंगे पेज नंबर 3 में, पेज नंबर 3 में चलिए, पेज नंबर 3 में चलिए आप, पेज नंबर चैप्टर नंबर 3 में चलिए, पेज नंबर 50 में चलिए, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 50। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1, क्या इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप ये देख पा रहे हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शिफ्ट होना चाह रहा है ट्रांजैक्शनल
सॉरी ट्रेडिशनल सिस्टम से जेआईटी सिस्टम में, जस्ट इन टाइम वाले सिस्टम में वो ट्रांसफर होना चाह रहा है, ट्रेडिशनल सिस्टम से जेआईटी सिस्टम में जाना चाह रहा है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में आज केस स्टडी दिखेगा, उसमें ये वर्ड यूज किया हुआ दिखेगा कि वो फलाना कंपनी है जो ट्रेडिशनल से जेआईटी में शिफ्ट होना चाह रहा है। ओके, और उसके ऊपर सीएस स्टूडेंट ने 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 मार्क्स का एमसीक्यू। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज हुए फॉर्मूला को लर्न कर लोगे, तो आपको आपके एग्जाम में वो फॉर्मूला काम आ जाएगा और आप 3 क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो जब आपके एग्जाम में ये वाला केस स्टडी अगर आया तो। मगर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आवर व्यूअर्स एंड अकॉर्डिंग टू आवर मतलब स्टूडेंट्स आप कह सकते हो, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस स्टडी है उसमें ये कह रहा है आपको ना, सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 11 में एक बार लेके चलेंगे। चैप्टर नंबर 11 में आपको पेज नंबर 6 में लेके चलेंगे। पेज नंबर 6 में आपको जो ये टेबल दिख रहा है ना, प्लीज मेरे बात को सुनना, जो आपको ये टेबल दिख रहा है, रिपोर्ट एंड स्कोप जो दिख रहा है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान आउट लाइन्स द स्कोप शेड्यूल एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस यूजिंग मैनेजमेंट टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। तो यहां पर अर्न वैल्यू रिपोर्ट, जो आपको अर्न वैल्यू रिपोर्ट दिख रहा है ना, इसका डिस्कशन चल रहा है। मैंने आपको क्या बोला अभी, अर्न वैल्यू रिपोर्ट लेफ्ट साइड में और उसका स्कोप राइट में है। बोल रहा है कि क्वेश्चन है द इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान आउट इट्स स्कोप, आपको दिख रहा है, स्कोप शेड्यूल्स एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है। तो इसके बारे में अर्न वैल्यू रिपोर्ट बात करता है। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, वो चारों ऑप्शन जो आपको लेफ्ट साइड में अभी रिपोर्ट का कॉलम दिख रहा है, इसी से चारों ऑप्शन दिया रहेगा। मान लो फॉर एग्जांपल आपको ट्रेंड रिपोर्ट दे दिया, या आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दिया, या स्टेटस रिपोर्ट दे दिया, और फिर आपको अर्न वैल्यू रिपोर्ट दे दिया, तो आप अर्न वैल्यू रिपोर्ट में टिक करना। ओके, चलो वर्ड गौर करना जिसमें स्कोप शेड्यूल एंड परफॉर्मेंस का बात कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन आपको उसी केस स्टडी में दिखेगा जिसमें वो बात कर रहा होगा कि द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑब्जर्व्स अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल प्रोग्रेस। तो वो कौन सा रिपोर्ट है? तो यानी जो प्लान किया आपने, जो आपने प्लान किया, यहां पर देखना जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, और एक्चुअली इसके बीच में कोई फर्क आ गया, जो आपने प्लान किया था और जो एक्चुअली में हुआ, इस बीच में कुछ फर्क आ गया, तो कौन से रिपोर्ट का डिस्कशन होगा? वेरिएंस रिपोर्ट का डिस्कशन होगा। प्लीज वेरिएंस रिपोर्ट को टिक करना जब आपको एक्चुअल एंड प्लान्ड वाला वर्ड दिखेगा कि उसमें डिस्क्रिपेंसीज है, तो वेरिएंस रिपोर्ट होगा, और जब आपको स्कोप शेड्यूल एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस दिखेगा तो अर्न वैल्यू रिपोर्ट टिक करना। ओके, अगला केस स्टडी अगला केस स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो करेक्ट जो है वो 2 है, यानी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और लो कॉस्ट स्ट्रेटजी को लेकर के 2 बात करेक्ट है। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि हम आपको कुछ डिफरेंट देंगे, पैसा थोड़ा ज्यादा लेंगे। ओके, यानी ये वाला अगर मेरा फोन है और इसका दाम मान लो इसका 30,000 प्राइस है, तो अगर चाइना का सामान होता या कोई दूसरा रहता 10,000 में मिलता, तो काफी सारा फीचर कम होता है इसके अंदर, मगर अभी थोड़ा सा फीचर ज्यादा है। यानी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी ये बात करता है कि थोड़ा सा हम फीचर तुमको ज्यादा दे देंगे मगर कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ओके ओके, और जो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है वो ये बात करता है कि फीचर वीचर का छोड़ो, पैसा कम में दे देंगे तुमको, और ऐसा सामान है कि जो तुमको हार्म भी कर सकता है या इसको जो है ना उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है तुम्हारे ऊपर में। तो 2 ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक ऑप्शन करेक्ट है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, रुको मैं आपको बताता हूं कौन सा करेक्ट है इसका। तो आपको जो एग्जाम में दिखेगा करेक्ट ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा, एक ऑप्शन रहेगा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इज अडॉप्टेड फॉर कस्टमर्स हु आर नॉट प्राइस सेंसिटिव, यानी वो कस्टमर जिनको प्राइस का कोई केयर नहीं है, ज्यादा दाम देने के लिए तैयार है। एंड लो कॉस्ट स्ट्रेटजी इज अडॉप्टेड फॉर कस्टमर हु आर प्राइस सेंसिटिव। तो ये एक ऑप्शन, ये भी करेक्ट है। और दूसरा एक और ऑप्शन दिखेगा जो भी करेक्ट है, इन लो कॉस्ट स्ट्रेटजी द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कुड बी इंपैक्टेड नेगेटिवली, and in differentiation strategy the competitor can be replicate the features। तो ये जो है ना ये भी आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। ओके, अब आप आ जाइए, हम आपको जो अगला क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अच्छे से सुनना। ये अगला केस स्टडी का है। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग ब्लॉकचेन इन द सप्लाई चेन। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग ब्लॉकचेन इन द सप्लाई चेन? तो प्राइमरी बेनिफिट है इनहैंस्ड सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, इसको टिक करना, इनहैंस्ड सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, इसको टिक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एआई कंट्रीब्यूट्स टू इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट? हाउ डज एआई कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट? ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है रिड्यूस्ड डाउन टाइम एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रिड्यूस्ड डाउन टाइम एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, दिस इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आप आ जाइए, आपको एक क्वेश्चन दिखेगा अगले केस स्टडी में, हम आपको चैप्टर नंबर 5 में लेकर चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 में आप आ जाइए, आपको दिखेगा 11 नंबर पेज में, 11 नंबर पेज में आपको दिखेगा ये वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, डू यू नो वाला बॉक्स, डू यू नो वाला बॉक्स,
इसमें देखो आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा कि राइट 3 रीइंफोर्सिंग विल, 3 रीइंफोर्सिंग विल। तो आपको इस बॉक्स में दिख रहा होगा तीनों विल का नाम है। पहले का नाम है, आप ऐसे समझ लो ना कि आप CDG, सी से कॉस्ट, डी से डेटा और जी से ग्रोथ, यानी कॉस्ट फ्लाईविल, डेटा फ्लाईविल और ग्रोथ फ्लाईविल, CDG। ओके, याद रखना, कॉस्ट लगाओगे, डेटा खरीदोगे, उससे ग्रोथ करोगे, यानी कॉस्ट, डेटा एंड ग्रोथ। इसको याद रखना, ये 3 फ्लाईविल है, रीइंफोर्सिंग विल आपको टिक करने के लिए बोलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा नीचे आना, और इसी में मतलब पेज नंबर 11 में जो है डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, रुको हम आपको दिखाते हैं, एक बार लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 11। देखो एक बार हम आपको बताते हैं, रुको, पेज नंबर करेक्ट वाले पेज नंबर में लेके चलते हैं। आपको पेज नंबर 10 में आना है, चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 10 में आना है। और पेज नंबर 10 में आने के बाद आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा है चैप्टर नंबर 5 में डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस एंड मोडेलिटी, यानी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस एंड मोडेलिटी ऑफ बिजनेस विच इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट यानी यहां पर आपको दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, और इसका आंसर है प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम। प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम को टिक करना है। आपको 4 ऑप्शन दिया हो सकता है जो यहां पर दिया हुआ है कि सिस्टम सर्विस इकोसिस्टम, फिर आपको दिया हुआ हो सकता है प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम, फिर आपको इनोवेटिव इकोसिस्टम दिया हुआ हो सकता है, मगर आपको टिक करना है प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम को, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आपको अगर ए बी सी तीनों दिया रहे और उसके बाद आपको बोले कि इसमें कौन सा करेक्ट है, ओनली ए, बी और सी दोनों सही है या बी करेक्ट है, यानी प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम इज द करेक्ट आंसर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन क्या था मैंने आपको बता दिया। ओके, कि डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस एंड मोडेलिटी ऑफ बिजनेस विच इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। ओके, प्लीज याद रखना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एफिशिएंसी मेजर इन हेल्थ केयर इनिशिएटिव। हेल्थ केयर इनिशिएटिव में कौन सा एग्जांपल है जो उसका मेजर है। ओके, जो उसका मेजर है। ओके, तो चलिए हम आपको एक बार बताते हैं। तो देखो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एफिशिएंसी मेजर इन हेल्थ केयर इनिशिएटिव, उसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है। एक ऑप्शन रहेगा बी नंबर में प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस टू द कम्युनिटी, एक ऑप्शन रहेगा एस्टैब्लिशिंग पार्टनरशिप, और एक ऑप्शन रहेगा स्ट्रीमलाइनिंग हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोसेसेस। तो जिन्होंने भी मेरे को बताया, जनरली क्या होता है कि सीए लाइन में लोगों का माइंड जो है वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होता है। ओके, जनरली तो अगर ये सब सारे कीवर्ड से रिलेटेड उन्होंने मुझे बताया कि ये बी में था, ए में, मतलब ए नंबर को छोड़ के उन्होंने बोला बी सी डी सारा ही ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको जो पूछा गया रहेगा कि उसके नीचे बोला रहेगा कि ए आर करेक्ट, बी आर करेक्ट या ए बी सी आर करेक्ट। तो जो 3 मैंने आपको बताया ना कि प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज टू द कम्युनिटी, ये भी करेक्ट है, एस्टैब्लिशिंग पार्टनरशिप ये भी करेक्ट है, और स्ट्रीमलाइनिंग हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोसेसेस ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है राइट इफेक्टिव मेजर्स ऑफ हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स। तो किसी भी हेल्थ केयर इनिशिएटिव का इफेक्टिव मेजर क्या क्या हो सकता है, ये हम आपको ऐसे ही अभी बता देते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, पेशेंट सेंट्रलाइज्ड केयर एंड पेशेंट एंगेजमेंट, ये है हेल्थ केयर इनिशिएटिव का इफेक्टिव मेजर। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन भी टी बियरिंग के ऊपर में ही है, वो वाला क्वेश्चन भी टी बियरिंग के ऊपर में ही है, जिसके लिए जिस टी बियरिंग वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस पर टी बियरिंग that division R should quote in order to meeting residual income target. ओके, आपके एग्जांपल के लिए हम आपको ये बताते हैं, आपके जानकारी के लिए। तो आपको चैप्टर नंबर 12 में जाना है। चैप्टर नंबर 12 में जाने के बाद आपको पेज नंबर 4 में जाना है। पेज नंबर 4 में जाने के बाद आपको स्क्रीन पर जो अभी एग्जाम्पल दिख रहा है, इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि ये डिवीजन बी है और यहां पर डिवीजन ए है। आपको दिख रहा है डिवीजन बी है और डिवीजन ए है। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। टी बियरिंग के ऊपर में क्वेश्चन था, टी बियरिंग वर्ड यूज किया हुआ था और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक जो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपका एग्जाम में दो आंसर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ओके, मगर एक और क्वेश्चन, यानी टोटल 3 क्वेश्चन जो पूछा था, वो एक और क्वेश्चन ये पूछा था कि कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस पर टी बियरिंग दैट डिवीजन आर शुड कोट इन ऑर्डर टू मीटिंग रेसिडुअल इनकम टारगेट। ओके, वहां डिवीजन आर था, मगर आपके क्वेश्चन में डिवीजन ए और बी दिया हुआ है। ओके, तो उसमें आपका 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा 75.10। अब आप याद करो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक क्वेश्चन, यानी स्टार्टिंग का जो सेकंड वाला हम आपको केस स्टडी बताए थे, उसमें भी हम आपको सेकंड वाले केस स्टडी में टी बियरिंग वाला बोले थे, जिसमें 3 लाख करके 75.10 वाले ऑप्शन में टिक करने बोले थे। तो यहां भी 75.10 वाले टी बियरिंग ही वाले क्वेश्चन में 75.10 को ही टिक करना है। टी बियरिंग वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन जो दिया रहेगा उसमें 75.10 जिसमें रहेगा उसको टिक करना है, और बी और 2 और क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप वो 2 क्वेश्चन भी कर पाओगे एग्जाम में। ओके, अब आप आ जाइए 47 नंबर पेज, चैप्टर नंबर 7।
चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 47। ओके, पेज नंबर 47 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये कॉपी पेस्ट सी इंस्टीट्यूट ने कॉपी पेस्ट पेरेटो एनालिसिस के ऊपर में कॉपी पेस्ट सी इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा है। यानी यहां उन्होंने भी दिया है मॉडल का नेम, यहां उन्होंने सेल्स दिया है, और यहां पी देखो यहां पर जो है ना पीवी रेशियो को ही बोलते हैं, देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को यहां पर एग्जाम में जो यूज किया गया है दैट इज ये कंट्रीब्यूशन, आप इसको बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, एग्जाम में कंट्रीब्यूशन बोला है, आप यहां पर उसको पीवी रेशियो बोलोगे। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज वहां दिया, यहां पर पीवी रेशियो बोलोगे। ओके, पीवी रेशियो का परसेंटेज। ये सेम क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने एक केस स्टडी में पूछा है एग्जाम में, जिसके ऊपर बेस्ड करके सी इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन पूछा ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, मगर अभी हम आपको इस क्वेश्चन के ऊपर में पूछे गए दो क्वेश्चन जो सी इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछा वो बता रहे हैं। पहला उन्होंने पूछा कि इन केस ऑफ एन एंटिटी डीलिंग विथ मल्टीपल प्रोडक्ट पेयर टू मल्टीपल प्रोडक्ट, उसके बाद बोला कि पेरेटो एनालिसिस कैन हेल्प इन प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पेरेटो एनालिसिस यूज्ड इन दिस प्राइसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोला। तो उसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा कि इट हेल्प इन indicating that approximately 20% of products contribute about 80% of total sales revenue। अब आप बोलोगे ये मैंने कहां से निकाला, तो आपको 37 नंबर पेज में जाना है, जहां पर सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल में उन्होंने खुद ही दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, रुको मैं आपको दिखाते हैं 37 नंबर पेज, रुको उन्होंने बताया हुआ है 37 नंबर पेज में, पेज नंबर 7.37 में उन्होंने बताया हुआ, ये आप देख सकते हो 80% और 20%, ये ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखेगा, इसी को टिक करना है, इसको आपको टिक करना है, इसको 2-3 बार पढ़ लो। ओके, ये एग्जाम में काम आएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, इन केस ऑफ एन एंटिटी डीलिंग विथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स पेरेटो एनालिसिस कैन हेल्प इन प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पेरेटो एनालिसिस यूज्ड इन दिस प्राइसिंग। तो ऑप्शन आपको टिक करना है कि इट हेल्प इन इंडिकेटिंग दैट अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल सेल्स रेवेन्यू। प्लीज याद रखना, और पास हो जाओगे तो थोड़ा वीडियो में कमेंट कर देना, फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर देना। सीडी का चाहिए या सीए फाइनल का इंपॉर्टेंट चाहिए तो सब्सक्राइब करके भी रखना चैनल को, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारा चैनल आपके लिए, ये हम आपको अभी बता रहे हैं। एक और क्वेश्चन आपको उसी पेरेटो एनालिसिस वाले क्वेश्चन के ऊपर में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ द पेरेटो एनालिसिस इज पेरेटो प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन। क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ द पेरेटो प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन। ओके, इसका आंसर आपको 35 नंबर पेज में, इंस्टीट्यूट के बुक में 35 नंबर पेज में जो मिडिल में आपको ये दिख रहा है, हम आपको पहले इसका आंसर बता देते हैं। 35 नंबर पेज मिडिल में जो आपको बोल्ड वाला वर्ड दिख रहा है ना कि लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न, इसी को टिक करना है देवियों और सज्जनों। आपको बोलेगा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ द पेरेटो प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन जरूर रहेगा जो स्क्रीन पे हम आपको दिखाए हैं, द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न, इसको टिक करना। द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न पेरेटो प्रिंसिपल इसी के ऊपर में बेस्ड है, द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न। प्लीज ध्यान देना, क्योंकि आपको जब एग्जाम में मैच करेगा तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, फिर आप मेरे को याद करोगे। ओके, चलिए हम आपको आगे बताते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट जो केस स्टडी है वो कॉस्ट सेविंग के ऊपर में आपको एक केस स्टडी पूछा जाएगा, जिसमें कॉस्ट सेविंग वर्ड वो यूज किए रहेंगे कि इतना कॉस्ट सेविंग हो रहा है, इतना कॉस्ट सेविंग हो रहा है। तो इसके जैसा सम्स जहां तक मेरे को पता चला कॉस्ट सेविंग वर्ड ही सामने वाले ने बताया, तो इसके ऊपर जो मैंने ढूंढा है ये हम आपको बोलते हैं चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 33 में जो केस स्टडी है ये वाला कॉपी पेस्ट पूछा गया है। सी इंस्टीट्यूट ने इसको कॉपी पेस्ट पूछा और इसके ऊपर में 2 क्वेश्चन भी सी इंस्टीट्यूट ने पूछा है, यानी ये कॉपी पेस्ट केस स्टडी डाल दिया और इसके ऊपर में 2 क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने पूछा 2 मार्क्स का। प्लीज इस केस स्टडी को पढ़ लेना, समझ लेना, जो करना है कर लेना, मगर ये आया हुआ है। अब 3 महीना इसलिए लग गया क्योंकि अगर किसी ने मुझे बोला कि हाँ कॉस्ट सेविंग के ऊपर में क्वेश्चन आया, तो दूसरे वाले को ये बोल के भेजे कि भाई तुम जा रहे हो एग्जाम देने, कॉस्ट सेविंग से रिलेटेड जो आया है थोड़ा और डिटेल देना इसके बारे में। ओके, तो उन्होंने बताया कि ये वाला केस स्टडी आया है, तो काफी टाइम लगा, मगर हम अपने जान पहचान सोर्स से आपके लिए जितना हो पाया है वो हम आपके लिए जुटाए हैं। आपको इस वीडियो में बताया गया ये सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, तो ये केस स्टडी को जरूर कर लेना, ये एग्जाम में आया हुआ है कॉस्ट सेविंग वाला। ओके, अब चलते हैं, हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम में एक्चुअली में आया हुआ है, यानी अभी तो सारा ही बता रहे हैं जो एग्जाम में एक्चुअली में आया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 में चलो, चैप्टर नंबर 6 में जाने के बाद आपको दिखेगा चैप्टर नंबर 6, रुको, चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 37, चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 37, रुको एक सेकेंड, पेज नंबर 37 चैप्टर नंबर 6। क्या आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है? आपको एक केस स्टडी दिखेगा, बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है केस स्टडी,
और उस केस स्टडी के लास्ट में दिया हुआ रहेगा कि ये गिवन है, जिसमें आपको बोलेगा P इक्वल टू ए माइनस बी क्यू गिवन है, एम आर इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू गिवन है, ये सब आपको गिवन दिखेगा। ओके, यानी आपको एग्जाम में P इक्वल टू ए माइनस बी क्यू गिवन रहेगा, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है टिक किया हुआ, फिर एम आर इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू गिवन रहेगा। तो आप ऐसे समझो कि ये वाले फॉर्मूला के ऊपर में सी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इस फॉर्मूला को रट्टा मार लेना। ओके, और रुको, फिर हम आपको एक बार के लिए पेज नंबर 37 में आपको 1 2 3 ये तीनों फॉर्मूला लर्न कर लेना है। ये आपके लिए वर्क है क्योंकि इसके ऊपर में क्वेश्चन आया हुआ है। 1 2 3 को कर लेना, और आपको पेज नंबर 38 में क्वेश्चन जो वहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ था इसको भी सॉल्व कर लेना ताकि आप एग्जैक्टली कर पाओ सॉल्व। ठीक है, ये एग्जाम्पल को कर लेना उसी फॉर्मूला के ऊपर में जो आपको अभी बताया ना मैंने, P इक्वल टू ए माइनस बी क्यू और एम आर इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू, ये एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना जिसका आंसर आपको अगले पेज में दिखेगा। ओके, इजिली आप फिर आंसर कर लोगे। चलो अब हम अगला आपको क्वेश्चन बताते हैं। एक केस स्टडी है, अच्छे से सुनना, एक केस स्टडी है। मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, जिस कंपनी का नाम है, मान लो उस कंपनी का नाम है शिखा मिश्रा। ओके, मेरी एक फ्रेंड है। ओके, तो शिखा मिश्रा जी जो है वो दिल्ली में रहती है, एक्चुअली में वो जयपुर में रहती है। ठीक है, तो मान लो शिखा मिश्रा जयपुर में रहती है। ओके, और जयपुर में उसका जो है बहुत ज्यादा उसका ये है, मतलब बहुत सारे उसके कॉम्पिटिटर हैं, बहुत सारा थ्रेट है, वो जिस सामान का धंधा करती है बेचती है, मतलब उसका फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्चुअली में जो है उसका फोन का ये है दुकान है। ओके, फोन का उसका बड़ा सा दुकान है जयपुर में, रियली बता रहा हूं। तो जयपुर में वो रहती है, उसका फोन का दुकान है। अब मान लो कि वो फोन की प्रोड्यूसर ही है, फॉर एग्जांपल मान लो, वैसे वो फोन का दुकान है, फोन बेचती है, उसके पापा बेचते हैं, वो भी बैठती है दुकान में। ओके, तो फोन जो है वो फोन मान लो वो बनाती ही है। ठीक है, तो उसके बिजनेस से रिलेटेड आपको दिया रहेगा कि ये बड़ा सा एक बिजनेस है फलाने आदमी का, उसका ये चीज है। अब आप बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आपको दिया रहेगा कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांस, यानी वो जो धंधा वो शिखा कर रही है, शिखा मिश्रा, ओके, उसके उस धंधे में न्यू एंट्रांस के आने का कितना थ्रेट है। तो बोल रहा है कि कितना भी थ्रेट हो, शिखा मिश्रा का उस पूरे जयपुर वाले उस मार्केट पे 15% का मार्केट शेयर है, 15% का मार्केट शेयर है। दूसरा पॉइंट, सप्लायर पावर जो है, मतलब आप देखो, मान लो शिखा जिससे सामान मंगवाती होगी, अगर उसके ऊपर 100% डिपेंडेंट होगी, भैया आप देंगे तभी जो है वो मेरा दुकान चलेगा, ठीक है, तब तो सप्लायर ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ना। सप्लायर तो फिर इसके ऊपर हावी हो जाएगा, जब मन करेगा देगा, जब मन किया सामान नहीं डिलीवर करेगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा कि जो वो है ना कंपनी, वो उस सप्लायर के ऊपर में 10% ही डिपेंडेंट है, यानी सप्लायर डिपेंडेंस इज एस्टिमेटेड एट 10%, वो 10% ही डिपेंडेंट है, 90% खुद कैपेबल है। ओके, एक और ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि बायर पावर 20% कस्टमर रिटेंशन रेट, यानी जितने इसके यहां से सामान खरीद के जाते हैं उसमें से 20% ऐसे कस्टमर है जिसको ये रिटेन करके रखी हुई है, ये है तीसरा। चौथा बात, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी 12% थ्रेट इज असिस्ट, यानी सब्स्टिट्यूट, यानी इस सामान, जो सामान का धंधा वो करती है, बेचती है सामान अपने दुकान में, उसका सब्स्टिट्यूट आने का चांसेस 12% है। अगला आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर जो है वो 18% असिस्ट राइवलरी। राइवलरी का मतलब है कि मान लो कि राइवलरी का मतलब आपको पता ही है कि मान लो एक पोखर है, उसमें बहुत सारा मछली है, अब कोई एक आदमी एक मछली को पकड़ रहा है। ओके, तो एक मछली जो है वो कम हो गया, अब दूसरा आदमी दूसरा मछली को पकड़ लिया, तो जो दूसरा आदमी है वो पहले वाले आदमी के लिए राइवल है। राइवल मतलब हुआ आपका कॉम्पिटिटर जो आप ही का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं आपका मार्केट खा रहा है, और उतना ही मार्केट में वो भी कमा रहा है, आप भी कमा रहे हो, तो वो आपका राइवल है प्लस कॉम्पिटिटर भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इतना सारा मैंने आपको डेटा दे दिया। अब इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा रहेगा, पहला क्वेश्चन कि विच फैक्टर पोजेस टू बिगेस्ट चैलेंज टू देयर बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। बोला बिजनेस को सस्टेन ही नहीं होने देगा या होने नहीं दिया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा मेन फैक्टर कौन सा है। तो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स। राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर जो है वो 18% है, यही सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, बिगेस्ट चैलेंज है सस्टेनेबिलिटी के लिए। यह पहला क्वेश्चन है, टिक करना। दूसरा क्वेश्चन, which factor signifies the company's ability to maintain control over production cost। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंपनी को जो है वो ये सिग्निफाई करता है कि कंपनीज एबिलिटी टू मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लो सप्लायर पावर। सप्लायर पावर यहां पर बहुत कम है, इसलिए ये क्यों, ये तो सप्लायर के ऊपर में 10% ही डिपेंड रह रही है ना, बाकी 90% ये खुद बनाती होगी। इसका मतलब सामान जो शिखा मिश्रा है वो 90% खुद बनाती होगी, तभी तो ये सप्लायर पे सिर्फ 10% डिपेंडेंट है। यानी इसका प्रोडक्शन कॉस्ट पे खुद कंट्रोल होने का एक रीजन ये भी है कि सप्लायर पे ये कम डिपेंडेंट है। ओके, क्योंकि सप्लायर अपना प्रोड्यूस करेगा और बढ़ा चढ़ा के दाम इससे ले लेगा, तो वो ये होने नहीं दे रही है। आगे बढ़ते हैं, लो सप्लायर पावर जो है उसमें टिक करना, जो ये क्वेश्चन रहेगा अगर कि विच फैक्टर सिग्निफाइज द कंपनीज एबिलिटी टू मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके,
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, what indicates company strength in the market despite external pressure? What indicates company's strength in the market despite external pressure? तो सही ऑप्शन है लो बायर पावर। लो बायर पावर जो है, लो बायर पावर यानी कंपनी हैव टू इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन रेट, यानी बोल रहे हैं व्हाट इंडिकेट्स कंपनीज स्ट्रेंथ इन द मार्केट डिस्पाइट एक्सटर्नल प्रेशर। इसका आंसर है लो बायर पावर, उसको टिक करना। ओके चलो अगला केस स्टडी हम आपको बताते हैं। जो अगला केस स्टडी है वो है, आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, चलो हम आपको एक बार एक आपको ऐसे ही दिखेगा क्वेश्चन, पेज नंबर 12.25 में आओ, एक बार लेके चलते हैं पेज नंबर 12.25। ये एग्जांपल दिख रहा है, ये कॉपी पेस्ट एग्जांपल आया हुआ कि भाई एक कंपनी है, एक वो कार बनाता है, जो है वो उसका नाम है डिवीजन ए। डिवीजन ए जो है वो कार बना करके इंडिया में सेल करता है, और दूसरा जो डिवीजन बी है, मतलब आपको बोलेगा कि ये जो एग्जांपल है, एग्जाम में जो आ रहा है वो बताते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एग्जाम में भी कार ही रहेगा मेरे ख्याल से। डिवीजन ए जो है वो इंडिया में है, डिवीजन बी जो है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में दिया रहेगा, कोई दूसरा कंट्री का नाम वहां पर है, और यहाँ पर दिया हुआ डिवीजन जो बी है वो आपका है, वो आपका यहाँ पर कंट्री का नाम दिया है कि नहीं आप एक बार पढ़ लेना, मगर डिवीजन भी दूसरे कंट्री में है, ऐसा दिया रहेगा। आगे आपको सबसे मेन वर्ड क्या याद रखना है, जो कि आपको मेरे बात से याद आ जाए कि एग्जाम में यही पूछा गया था। आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, हम आपको दिखाते हैं, सिंस नो सेलिंग एक्सपेंस नीड टू बी इनकर्ड ऑन इंटरनल सेल। आपको ये क्वेश्चन में लाइन दिखे समझ लेना ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आया हुआ। आगे आपको दिखेगा डिवीजन ए एक्सेप्ट द इंटरनल ऑर्डर फ्रॉम डिवीजन बी, इट will have to curtail some of the external sale, यानी will have to curtail some of the internal sale, और since no selling expense need to be incurred on internal sale, ये जो दिखे ना ये वर्ड तो समझ लेना ये वाला केस स्टडी कॉपी पेस्ट आया हुआ। तो इस केस ये वाला एग्जांपल को सॉल्व कर लोगे तो आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको सॉल्व करने में। ओके तो हम आपको ये वाला एग्जांपल सॉल्व करने का हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सॉल्व कर लेना, और इस केस स्टडी के ऊपर में पूछे गए एक क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं जिसका आंसर थ्योरेटिकली देना है। ओके तो हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन क्या थ्योरेटिकली इसी के एग्जांपल के ऊपर में था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इस एग्जांपल के ऊपर में था वो आप इस एग्जांपल को सॉल्व करोगे तब आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, मगर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इसी एग्जांपल पर था वो ये था कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय यूजिंग ट्रांसफर प्राइस एज अ टूल टू रिड्यूस द टैक्स इम्पैक्ट ऑन अर्निंग, where the supplying division is a country with a higher tax rate and the purchasing division is a country with a lower tax rate, the transfer price will be set dash, fill in the blanks, set dash, comma, vice versa, and supplying division is a country with a lower tax rate and purchasing division is a country with a higher tax rate, the transfer price will be set, फिर से dash, फिर से fill in the blanks, यानी दो fill in the blanks है और इसमें भरना है, पहले वाले में लोअर दूसरे वाले में हाइयर। हाइयर लोअर टिक मत कर देना, लोअर हाइयर, नीचे से ऊपर जाते हैं ना हम लोग तो लोअर हाइयर ये टिक करना। ओके अगला केस स्टडी, फिर से ये वाला जो केस स्टडी है वो जस्ट इन टाइम यानी जेआईटी के ऊपर में ये क्वेश्चन है, और आपको जो है वो इसके ऊपर में 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा गया है जो कि अब हम आपको बताते हैं। आप बोलोगे ना कि आप मुझे बता रहे हो तो सोल्यूशन बताओ, तो चैप्टर नंबर 6 में जाओ, 25 नंबर पेज में जाओ। 25 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको 25 एंड 26 नंबर पेज में एक बार बताते हैं 26 नंबर पेज, ये आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना 26 नंबर पेज से। और 25 नंबर पेज में जो आपको यहाँ पर कीप और ड्रॉप डिसीजन के नीचे में जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी रीड कर लेना, क्योंकि जेआईटी का जो वो सम्स है ना उसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इस सब वर्ड का यूज किया गया और उस पर सम्स पूछा गया, तो उस पर टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया। 3 क्वेश्चन जो इस फॉर्मूला को और इस पेज को और अगले पेज में जो मैंने टिक किया है उसको पढ़ लोगे, यानी इसको पढ़ लोगे तो उसके बाद आप सम्स को सॉल्व कर पाओगे। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो उसी केस स्टडी के ऊपर में पूछा गया जेआईटी वाले के ऊपर में ही, वो ये है कि व्हाट वाज द, जिसका आंसर थ्योरेटिकल है, जिसका आंसर हम अभी आपको वीडियो में ही बता देंगे। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ इंप्लीमेंटिंग जेआईटी इन कंपनी? हो सकता है कंपनी का नाम पूछो तो बोलेगा कि व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ इंप्लीमेंटिंग जेआईटी इन वो वाला कंपनी का नाम। ओके तो इसका आंसर है टू रिड्यूस वेस्ट एंड इंप्रूव इफिशियंसी, उसको टिक करना। टू रिड्यूस वेस्ट एंड इंप्रूव इफिशियंसी, उसको टिक करना। ओके चलो हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑटोमेशन बेस्ट डिस्क्राइब इंस्टॉलिंग चैट?
कौन सा ऐसा ऑटोमेशन है, अगला केस स्टडी से क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना। ये आपका जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको तुरंत पता चल जाएगा। व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑटोमेशन बेस्ट डिस्क्राइब इंस्टॉलिंग चैट? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोसेस ऑटोमेशन। प्रोसेस ऑटोमेशन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑटोमेशन बेस्ट डिस्क्राइब इंस्टॉलेशन ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग एल्गोरिदम? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलो इतना मैंने आपको बता दिया। फाइनल का इंपॉर्टेंट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो बहुत मेहनत से मैंने बनाया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, सीएमए, सीए सभी का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सीए इंटर में अकाउंट्स और एफएम फ्री में है, सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है और सीए फाइनल में एफआर फ्री में है, जो यूट्यूब चैनल पे हम लोग अपलोड कर देते हैं। एटलीस्ट आप जिस अटेम्प्ट में एग्जाम दोगे या आपके भाई बहन बंधु फ्रेंड कोई भी सीए, सीएस, सीएमए कुछ भी कर रहे होंगे, तो आप उनको, अगर सीए कर रहे हैं तो आप उनको सीए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटलीस्ट फ्री वाले वीडियो बोलना देखने के लिए, वो उनको समझ में आएगा, कन्वेंस होंगे, तो चार्जेबल सब्जेक्ट के लिए हम लोग से खुद ही कॉन्टैक्ट करेंगे। बहुत ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट का प्राइस नहीं है, बहुत ही लोअर प्राइस पे चार्जेबल सब्जेक्ट देते हैं, लेकिन फाइनल के लिए एफआर फ्री में है। आप जब कभी भी एग्जाम दोगे, या तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लेके व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके मुझे बता देना कि मुझे पूछ लेना कि ये वाले अटेम्प्ट में हम एग्जाम दे रहे हैं, इसका लिंक कहाँ है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसका लिंक हम आपको भेज देंगे। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल पे वो वाला वीडियो प्ले हो जाएगा, आप उसको देख करके बुक में मार्क करके सिर्फ वो क्वेश्चन करोगे जो हम आपको बता रहेंगे, क्योंकि उसमें गारंटीड है मिनिमम 60% के मैच होने का, उससे बहुत ज्यादा मैच करता है, मगर मिनिमम 60% के मैच होने का गारंटी रहता है। और किसी में 100%, किसी में 95%, किसी में 90%, किसी में 80%, किसी में 75%, इस रेशियो में मैच करता है। तो आप जो है वो अगर ऑन एन एवरेज सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करोगे सीए फाइनल का, तो आप ऑन एन एवरेज 75 to 80% के मैचिंग का बेनिफिट उठा करके आराम से उसी अटेम्प्ट में सीए बन जाओगे विथ लेस प्रेशर, लेस प्रेशर। तो आप फाइनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम लोगों से कांटेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। ये मेरा आपको एक बात कहना था, बस मैंने आपको कह दिया, और प्लीज इसको फॉलो कर लेना, बिकॉज वो बहुत मेहनत से बनाते हैं और काफी लोगों तक पहुंचे, ये मेरा जो है मोटिव रहता है। सीएस या सीएमए भी कोई फैमिली में कर रहे होंगे तो उसका भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप या कॉल पे आप डिटेल ले सकते हो मेरे से, ठीक है। चलो अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। तो चलो अब जो हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, वो अगला क्वेश्चन जो है वो है एक केस स्टडी रहेगा, जिस केस स्टडी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम्स दिया रहेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम्स दिया रहेगा जिसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया रहेगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा लेबर रेट प्लानिंग वेरिएंस निकालो। तो लेबर रेट प्लानिंग वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड लेबर रेट माइनस बजटेड लेबर रेट, इसको एक ब्रैकेट में कर देना, इनटू करना स्टैंडर्ड लेबर आवर। ये है स्टैंडर्ड रेट प्लानिंग वेरिएंस का फॉर्मूला। इसको लर्न कर लेना कॉपी में लिख करके, और एग्जाम में सारा कुछ दिया रहेगा। आप क्या करोगे, ये वाले फॉर्मूला में पुट करके करेक्ट ऑप्शन निकालोगे, जो आपका आंसर आएगा वो चारों ऑप्शन में एक दिया रहेगा, उसमें टिक कर देना। ओके। दूसरा लेबर रेट ऑपरेशनल वेरिएंस। लेबर रेट ऑपरेशनल वेरिएंस पूछा गया रहेगा, उसका फॉर्मूला है लेबर एक्चुअल लेबर आवर माइनस स्टैंडर्ड लेबर आवर, रुको, एक्चुअल लेबर रेट माइनस स्टैंडर्ड लेबर रेट, इसको एक ब्रैकेट में कर देना, इनटू करना एक्चुअल लेबर आवर के साथ। ओके, ये है फॉर्मूला उसका, यानी एक्चुअल लेबर रेट माइनस स्टैंडर्ड लेबर रेट ब्रैकेट में कर देना, क्लोज कर देना, और इनटू कर देना एक्चुअल लेबर आवर के साथ, वो उसका फॉर्मूला है। ओके। अब अगला चलो, जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो है लेबर रेट इफिशियंसी प्लानिंग वेरिएंस। लेबर रेट इफिशियंसी प्लानिंग वेरिएंस, इसका आंसर है द एक्सपेक्टेड आवर ऑफ प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर वर्क, इसको एक ब्रैकेट में कर देना, इनटू करना द स्टैंडर्ड वेज रेट के साथ। ओके, चलो, और फिर जो एक और क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर में, वो है लेबर रेट इफिशियंसी ऑपरेशनल वेरिएंस। उसका आंसर होगा, उसमें फॉर्मूला लर्न कर लो, क्योंकि क्वेश्चन क्या आया था ये तो हम आपको नहीं बता सकते, वो मुझे खुद भी नहीं पता है, मगर फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या यूज होगा ये पता है। तो एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, इसको ब्रैकेट में करना, माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, इसको अलग ब्रैकेट में करना। ये है लास्ट वाला फॉर्मूला के लिए आंसर। ओके। अगला केस स्टडी जो है वो है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर में, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर में, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रेफरेंस विथ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रेफरेंस टू बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, इन रेफरेंस विथ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ये क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये रहेगा इक्विटी डैश परफॉर्मेंस मेजर शुड बी इक्वली चैलेंजिंग फॉर ऑल पार्ट ऑफ द बिजनेस। ये टिक करना, ये जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है विथ रेफरेंस टू बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। क्या मैंने बोला ऑप्शन, इक्विटी डैश
परफॉर्मेंस मेजर शुड बी इक्वली चैलेंजिंग फॉर ऑल पार्ट ऑफ द बिजनेस। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये फॉल्स है ना, तो ये ए नंबर ऑप्शन जो है ये टिक कर देना, ए नंबर में ये दिया रहेगा, ये टिक कर देना, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला हम आपको बताते हैं जो उसी के स्टडी के ऊपर में रहेगा, अगला थियोरेटिकल क्वेश्चन वो बताते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्पेंडिंग 10% मोर कॉस्ट ऑन प्लाईबोर्ड विच आर ऑफ हाई क्वालिटी एंड एंटी टर्माइट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड, इज एन एग्जांपल ऑफ, चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें स्टैंडर्ड को टिक करना है। यानी स्पेंडिंग 10% मोर कॉस्ट ऑन प्लाईबोर्ड विच आर ऑफ हाई क्वालिटी एंड एंटी टर्माइट इज एन एग्जांपल ऑफ, चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन को टिक करना है, जिसमें एक ऑप्शन रहेगा स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड को टिक करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अभी जस्ट भी कुछ लोगों का सेट बी का एग्जाम खत्म हुआ है और उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन मैसेज किया है, ये आया हुआ है, मतलब जो मेरे फ्रेंड जोन में है और जान पहचान में है या मेरे स्टूडेंट हैं, तो वो भी हम अभी इसी वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कर्स आर हैप्पी विथ रोवंस इंसेंटिव स्कीम इज एन एग्जांपल ऑफ, चार ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें ऑनरशिप एक ऑप्शन रहेगा, वो टिक कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन रहेगा कि चार्जिंग 2900 इंस्टीड ऑफ 2400 इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड रेट इज सब कैटेगरी ऑफ, चार्जिंग 2900 इंस्टीड ऑफ 2400 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेट इज सब कैटेगरी ऑफ, तो उसमें टिक करना, स्टैंडर्ड बोल के एक ऑप्शन होगा उसको टिक कर देना, स्टैंडर्ड बोल के टिक करना, उसको टिक करना। ओके, एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन रहेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ अ सब कैटेगरी ऑफ डायमेंशंस इंक्लूड, डिटरमिनेंट्स ऑफ अ सब कैटेगरी ऑफ डायमेंशंस इंक्लूड, चार ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा जिसमें ये लिखा रहेगा, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से, एक ऑप्शन रहेगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि क्वालिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड क्लैरिटी। ओके, एक ऑप्शन रहेगा, मतलब क्वेश्चन रहेगा डिटरमिनेंट्स ऑफ अ सब कैटेगरी ऑफ डायमेंशंस इंक्लूड, उसमें एक क्वेश्चन रहेगा क्वालिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड क्लैरिटी, ये रहेगा, इसको टिक करना। उसके बाद हम आपको कुछ टॉपिक बताते हैं जिस टॉपिक के बारे में आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको पता रहना चाहिए। तो सबसे पहला आपको मीनिंग पता रहना चाहिए फ्रीमियम मॉडल के ऊपर में, फ्रीमियम मॉडल के ऊपर में, यानी FREEMIUM, फ्रीमियम मॉडल के ऊपर में आपको पेज नंबर 5.31 में दिख जाएगा। एक बार हम आपको दिखा देते हैं, पेज नंबर 5.31 आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रीमियम मॉडल, ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल, ये पता रहना चाहिए। उसके बाद आपको पिछले पेज में रेजर ब्लेड बिजनेस मॉडल जो है, ये आपको पता रहना चाहिए 30 नंबर पेज में, चैप्टर नंबर 5 में। उसके बाद आपको पिछले पेज में फ्री मॉडल के बारे में पता रहना चाहिए 29 नंबर पेज चैप्टर नंबर 5, रेजर ये प्रीमियम फ्री मॉडल के ऊपर में पता रहना चाहिए। फिर आप 32 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको ये वाला पूरा पेज में आपको जितना कुछ दिख रहा है, आपको इसमें दिखेगा कस्टमर टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, सॉरी कस्टमर टू कस्टमर। इसके बारे में आपको अच्छे से पता रहना चाहिए कि क्या कौन क्या बोल रहा है, उसके कीवर्ड को याद रखना, एग्जाम में आ रहा है इसके ऊपर में क्वेश्चन। उसके बाद मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 8 से, चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 18, चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 18, यानी आपको यहां पर दिखेगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है। फिर आप 17 नंबर पेज में चले जाएंगे, पेज नंबर 17, इसमें आपको जो है ना नीचे से दिखेगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद लाइन ऑर्गेनाइजेशन आपको इसी में दिखेगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा ऊपर जाओ, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इसी में दिखेगा, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इसी पेज में दिखेगा, चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 17 में। तो इस सब के बारे में आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद आपको पेज नंबर 14 में जो आपको यहां पर दिख रहा है एलिमेंट ऑफ 7S, किसका ये 7S है, तो आपको यहां पर दिख रहा है MC किन्सेज 7S, ये उसके 7S के एलिमेंट के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि 7S वो क्या क्या दिया है, स्ट्रेटेजी, स्किल, सिस्टम, जो भी उन्होंने दिया है, स्टाइल जो भी उन्होंने दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार रीड करके रखना, इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है। तो हम अगला आप केस स्टडी बताते हैं जो कि आपको MC किन्सेज के ऊपर में ही दिखेगा। ओके, तो एक अगला केस स्टडी पूछा जिसमें उन्होंने पूछा कि कंपनी आर कमिटेड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना, करेक्ट आंसर याद रखोगे तो आपका सही हो जाएगा वो। ओके, कंपनी आर कमिटेड टू डिलीवर क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास आफ्टर सेल सर्विस टू कस्टमर, encourage teamwork among employees, fulfill corporate social responsibilities, which one of following element of 7S of MC Kinsey's framework। क्वेश्चन आपने सुन लिया, नहीं सुना होगा तो एक बार फिर से वीडियो बैक कर लेना, सुन लेना। उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा स्ट्रैटेजी, उसको टिक कर देना। ओके, अगला क्वेश्चन उसी MC Kinsey's के ऊपर में क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज रिक्वायर्ड एज इट फॉस्टर creativity and innovation through increasing technical skill, which 7S of MC Kinsey's framework। ओके, तो क्वेश्चन फिर से सुनाओ तो वीडियो बैक कर लेना, सुन लेना। इसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक आंसर है स्ट्रैटेजी, उसको टिक करना, दोनों ही में स्ट्रैटेजी ऑप्शन था।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस्ड पर्सनलाइज्ड केयर, अच्छे से सुनना, इंट्रोड्यूस्ड पर्सनलाइज्ड केयर प्लान बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रेसिडेंट प्रेफरेंसेस एंड नीड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, उसमें एक ऑप्शन रहेगा कस्टमर प्रेफरेंस, उसको सॉरी कस्टमर पर्सपेक्टिव, उसको टिक करना, कस्टमर पर्सपेक्टिव को टिक करना। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? इंट्रोड्यूस्ड पर्सनलाइज्ड केयर प्लान बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रेसिडेंट प्रेफरेंसेस एंड नीड्स कैन बी क्लासिफाइड एज कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव एक ऑप्शन दिखेगा, उसको टिक करना। दूसरा क्वेश्चन उसी केस स्टडी का, अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट दैट इनकरेज्ड प्रोफेशनल growth and recognizes employee contribution was established can be classified as, ये क्वेश्चन था, उसमें आंसर दिखेगा इंटरनल प्रोसेसेस प्रोस्पेक्टिव, इंटरनल प्रोसेसेस प्रोस्पेक्टिव, ये क्वेश्चन का आंसर है जो आपको टिक करना है, इंटरनल प्रोसेसेस प्रोस्पेक्टिव। क्वेश्चन क्या था? अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट दैट एनकरेज प्रोफेशनल ग्रोथ एंड रिकॉग्नाइजेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल प्रोसेसेस प्रोस्पेक्टिव। तीसरा क्वेश्चन उसी केस स्टडी के ऊपर में कि इंप्लीमेंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड system to streamline healthcare information and improve coordination among staff can be classified as, उसमें है innovation and learning perspective। ओके, innovation and learning perspective। क्वेश्चन क्या था? implemented an electronic health record system to streamline healthcare information and improve coordination among staff can be classified as innovation and learning perspective, उसको टिक करना। अगला केस स्टडी का क्वेश्चन है प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस का प्राइमरी एक्टिविटी है इनबाउंड लॉजिस्टिक, इनबाउंड लॉजिस्टिक पहला, दूसरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक, तीसरा मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस, मार्केटिंग एंड सेल्स, और लास्ट वाला है सर्विस। चार ठो इसके प्राइमरी एक्टिविटी हैं वैल्यू चेन एनालिसिस का। पहला है इनबाउंड लॉजिस्टिक, दूसरा है आउटबाउंड लॉजिस्टिक, तीसरा है मार्केटिंग एंड सेल्स, चौथा है सर्विस। ओके, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। उसमें एक केस स्टडी है, एक केस स्टडी है सबसे लास्ट केस स्टडी, जिसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोस्ट क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। किसी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को बनाने में मोस्ट क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो उसका एक आंसर है, उसमें एक आपको आंसर दिखेगा एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन है व्हाट इज मोस्ट क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आंसर है एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसको टिक करना। ओके, फाइनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हम लोगों से कांटेक्ट करना, जो मेन एग्जाम होता है उसका, उसमें एफआर फ्री है, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है, बहुत ही कम चार्ज पे, गारंटीड है एग्जाम में मैच होने का। आपका ये भाई गारंटी लेता है, पिछले कई अटेम्प्ट से जो है वो काफी सारे लोग सीए बने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, और जो सी इंटर फाउंडेशन में कोई होंगे तो वो अगले लेवल में आ जाएंगे, इंटर में कोई होंगे तो उनको बोलना ले लेने, ताकि वो फाइनल में आ जाएं। और इंटर में फ्री भी है 2 सब्जेक्ट, अकाउंट्स एंड मतलब एडवांस अकाउंट एंड एफएम, फाउंडेशन में अकाउंट्स है फ्री में, फाइनल में एफआर फ्री में है। एटलीस्ट फ्री वाला बोलना देख लेने, ताकि चार्जेबल सब्जेक्ट के लिए वो खुद कन्विंस हो जाएंगे, जैसे आप एफआर का देखने के बाद आप कन्विंस हो जाओगे। तो एक बार अगर नहीं हो आपके पास, इजीली आपको वीडियो नहीं मिले जिस अटेम्प्ट में आप देने वाले हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर को फोन में सेव करके मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या कॉल कर लेना। कोई भी साउथ इंडियन स्टूडेंट है उनको हम इंग्लिश में सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस फॉर डूइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और हमेशा डाउट के लिए हम लोग अवेलेबल रहते हैं। तो ये जो लास्ट वाला केस स्टडी है जिसका मैंने आपको क्वेश्चन बोला व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसका आंसर है एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके, एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन, मतलब उसको बताने से पहले ये बता देते हैं कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, फाउंडेशन इंटर फाइनल सभी का, उसमें इवैल्यूएटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो ये भी हम लोग बताते हैं, टेस्ट सीरीज भी लेते हैं। ओके, तो फैमिली में कोई कर रहे होंगे सीए इंटर फाउंडेशन, तो उनको टेस्ट सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट के लिए बोल देना, और आप खुद फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट प्लस टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप इसके लिए आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है कि अगला जो सीडी का आएगा या सेट ए आपने क्लियर नहीं किया होगा उसके रिपीटेड क्वेश्चन के लिए, फाइनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रॉस चेकिंग ऑफ डिटेल्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट in performance report, what is the cross checking of detail particularly important in performance report? तो आंसर है इसका to ensure reliability and accuracy, to ensure reliability and accuracy, this is the answer. Okay, question था what is question था why is cross checking of detail particularly important in performance report, question है why is cross checking of detail particularly important in performance report, तो आंसर है इसका to ensure reliability and accuracy, this is the answer. Okay, तो आपके अच्छे एग्जाम के लिए, अगर आपका एग्जाम हो जाए और मतलब एग्जाम के बाद पास कर जाओ, तो वीडियो के कमेंट में जरूर बता देना, थोड़ा लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट में ये बता देना कि आप पास कर गए हो, इतने मार्क्स से पास कर गए हो। वो आपके वो कमेंट मेरे लिए और जो आपके बाद वीडियो देखेंगे उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच, और मेरे तरफ से गुड विशेस, मेरे तरफ से एक जो है आशीर्वाद कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाए, फाइनल भी जल्दी जल्दी निकालो, सीए बनो, और अभी तो ये एसपीओएम सेट भी आपका एक बार में क्लियर हो जाए। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लेना। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर
future and your examination. All the best.